यस 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 यस, लेट्स डू इट। चलिए यार, हम लोग कहां पर हैं? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट किया था और अभी हम लोग चैप्टर नंबर 11 का करेंगे एक धुआंधार सा रिवीजन। हम लोगों ने चैप्टर 11 को एकदम खोद खोद के पढ़ के कंप्लीट किया। अब हमें क्या करना है, उसको थोड़ा कंप्रेस भी करना है, बिकॉज इतने सारे प्रोविजंस हो जाते हैं और फिर हमें डर लगने लगता है। अगर इसको अच्छे से कंप्रेस कर लिया तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता चैप्टर नंबर 11। इट कैन बी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑल्सो। चैप्टर नंबर 11 टॉक्स अबाउट substantially AIF regulation and a few other minor concepts। अगर चैप्टर 11 को देखते हैं तो उसमें क्या है, सबसे बड़ा है AIF रेगुलेशन, सभी का AIF रेगुलेशन, उसके इंट्रोडक्टरी सेक्शंस, उसके कोर प्रोविजंस, उसके बाद में अदर माइनर प्रोविजंस। स्पेशल सिचुएशन फंड का एक चैप्टर है AIF रेगुलेशन के अंदर 3A, याद आ रहा है? 3B एंजल फंड है चैप्टर 3A, कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो ये AIF रेगुलेशन का ही कंटेंट हो गया। फिर हमने इसके बाद में देखा है सेबी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, उसमें कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है इस रेगुलेशन का, बट एक फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर कौन होता है और उसको अपने टोटल इन्वेस्टेबल सरप्लस का 66.67% कहां इन्वेस्ट करना होता है, ये उन्होंने यहाँ पे अच्छे से बताया है। उसके बाद में छोटे मोटे अदर कंसेप्ट्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव का रिपीट कर दिया उन्होंने। सीड फंडिंग क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल के स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ये सब बहुत ईजी है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 का एक बढ़िया सा रिवीजन। सबसे पहले आते हैं इसके ऊपर हम यहां पर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस। इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। हमारे काम की सबसे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है यहां पर, AIF की डेफिनेशन और साथ में अक्रेडिटेड इन्वेस्टर की डेफिनेशन। अगर मैं AIF की डेफिनेशन पे जाता हूं, AIF की डेफिनेशन से ही हमने चैप्टर को शुरू भी किया था। AIF ये रहा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। Alternative investment fund refers to a fund incorporated, established in India in the form of company, LLP, trust, partnership। इसमें से किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है। AIF refers to a fund set up in India, established in India in the form of body corporate, LLP, partnership, trust, which first point, which is a privately pooled investment vehicle which collects money from investor, whether Indian or foreigner, and invest as per defined investment policy। Second point, which is not covered under SEBI mutual fund regulation, SEBI CIS regulation or any such regulation। ये AIF का कोर प्रोविजन हो गया। इसके बाद में इन्होंने एक्सप्रेसली कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया। AIF एक्सप्रेसली एक्सक्लूड्स तीन तो ट्रस्ट है, फैमिली ट्रस्ट, ESOP ट्रस्ट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट और ग्रेचुटी ट्रस्ट। फिर कुछ कंपनीज आए, होल्डिंग कंपनी, SPV इंक्लूडिंग सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये हुआ। और लास्ट में आ गया और कोई भी और इस प्रकार का फंड है जिसका अपना खुद का एक रेगुलेटर है। इन सब के अंदर की फीचर, इनका अपना लॉ है। फैमिली ट्रस्ट अंडर कंपनीज एक्ट, ESOP ट्रस्ट अंडर सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट एंड ग्रेचुटी ट्रस्ट का भी अपना रेगुलेशन है। उसके बाद में होल्डिंग कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, SPV जो कि किसी भी लॉ में रेगुलेटेड है इंक्लूडिंग सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर सारफेसी। अभी सारफेसी शुरू ही हो रहा है तो उसके अंदर आपको आइडिया लगा, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है अंडर सारफेसी, और लास्ट में एनी पूल ऑफ फंड। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं, हमने पहला जो डेफिनेशन देख लिया, द डेफिनेशन ऑफ AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, refers to a fund established incorporated in India in the form of body corporate, trust, LLP, partnership, which is a privately pooled investment vehicle which collects money from investor, whether Indian or foreigner, and invest as per defined investment policy। Second point, which is not covered under SEBI mutual fund regulation, SEBI CIS regulation or any such regulation, which expressly excludes family trust, ESOP trust, ग्रेचुटी ट्रस्ट या एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। उसके बाद में होल्डिंग कंपनी, SPV इंक्लूडिंग सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर सारफेसी, और एनी सच पूल ऑफ फंड विच हैज एनी स्पेसिफिक रेगुलेटर। ये हुआ हमारा सबसे पहला डेफिनेशन AIF। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है AIF। चलो ठीक है, मस्ती में। उसके बाद में आता है सेकंड, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। क्या आखिर कौन होता है अक्रेडिटेड इन्वेस्टर? सुना अच्छे से, कौन होता है अक्रेडिटेड इन्वेस्टर? यस, सीधे स्टार्ट नहीं करना इनकम से। Accredited investor refers to an investor who has received an accreditation certificate from an accreditation agency and who, जो कि ये सारी कंडीशन कंप्लाई करता है, उसी को सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका अगर वो इंडिविजुअल है, HUF है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, इस केस में उसका एनुअल इनकम शुड बी 2 CR और मोर, या फिर उसका नेटवर्थ शुड बी 7.5 CR, out of which 3.75 CR should be in terms of financial asset, or whose income is 1 CR
and whose net worth is 5 CR, out of which 2.5 CR is in terms of financial assets. सही है, ये हो गया इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह के लिए. उसके बाद में सेकंड हो गया, अगर हम बात करते हैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट के लिए, देन द नेटवर्थ हैज टू बी एटलीस्ट 50 CR. और तीसरा हो गया कोई और ट्रस्ट है तो उसका भी नेटवर्थ शुड बी 50 CR. इसके अलावा अगर पार्टनरशिप है तो ऑल द पार्टनर्स शुड बी एलिजिबल अंडर द फर्स्ट पॉइंट. जो हमारा इनकम का नेटवर्थ का पॉइंट है उसमें अगर सारे पार्टनर्स हैं, एलिजिबल हैं, तो पार्टनरशिप भी कहलाएगी हमारी एक अक्रेडिटेड इन्वेस्टर. ये हो गया अक्रेडिटेड इन्वेस्टर की डेफिनेशन एकदम मस्ती से. तो अगर हम डेफिनेशन क्लॉज की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्लॉज में दो ही डेफिनेशन है जो एकदम दिलो दिमाग में बैठी होनी चाहिए आपको. एआईएफ अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, बाकी का एक प्लेन रीडिंग भी लिया तो चलता है, ये दोनों याद होनी चाहिए अच्छे से. फिर आती है कैटेगरीज ऑफ एआईएफ. टू फन, हमारा चार्ट नंबर 1 एंड चार्ट नंबर 2. मुझे फटाफट से बताओ कि कौन से पेज पे ड्रॉ कर रखा है कैटेगरीज ऑफ एआईएफ का चार्ट. चार्ट नंबर 1 11.9 पे है. और टाइप्स ऑफ कैटेगरी 1 11.10 पे है. जबरदस्त. तो आपके पास अगर जो ओवरऑल समरी है उसमें रेफरेंस भी है तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है. तो अगर हम बात करता हूं कैटेगरीज ऑफ एआईएफ, उसके अंदर हमने कैटेगरीज का एक चार्ट बनाया था, पूरा डिटेल चार्ट. वो हमने 2-3 जगह से मिक्स करके बनाया था ताकि एक ही जगह पे सारे कैटेगरी 1 के हमें डिटेल्स आ जाए, मतलब सारी कैटेगरीज की डिटेल आ जाए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. चलिए आते हैं हम लोग उसको रिविजन करने के लिए. ये रहा हमारा चार्ट जो आपके उस पेज पे ड्रॉ किया हुआ है. सबसे पहले कैटेगरी 1 एआईएफ के बारे में बात करते हैं. कैटेगरी 1 एआईएफ वो एआईएफ है जो कि इन्वेस्ट करता है इन स्टार्टअप्स, SMEs, social funds, infrastructure fund, or any such area or sector which is economically or socially desirable by the regulator or government. I repeat, बहुत सिंपल. कैटेगरी 1 एआईएफ हमने पढ़ा था. कैटेगरी 1 वो है जो गवर्नमेंट को सबसे प्यारा है. फिर आता है कैटेगरी 2, ठीक ठीक. फिर कैटेगरी 3 जो कि बहुत ही रिस्क लेता है. तो कैटेगरी 1 एआईएफ वो है जो इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप के अंदर, SME के अंदर, सोशल वेंचर्स के अंदर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर. अरे अब तो इसको याद करना और ईजी हो गया ना. कैटेगरी 1 की 4 सब कैटेगरी पढ़ी है. स्टार्टअप, वेंचर, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर. याद रखना कितना इजी हो जाएगा. तो कैटेगरी 1 एआईएफ refers to that AIF which invest in startup, SME, social venture, infrastructure fund or any other area or sector which is economically or socially desirable. ठीक है सर. सेकंड, इसका एग्जांपल SME फंड, वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो जो हमने पढ़े उन्हीं के फंड एग्जांपल हो गए. तीसरा पॉइंट, क्या गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव देता है क्या? यस. गवर्नमेंट, रेगुलेटर, अदर रेगुलेटर गिव्स इंसेंटिव एंड कंसेशंस. ठीक है सर. उसके बाद में कैटेगरी 1 एआईएफ इन्वेस्ट इन, ये कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्टी कंपनी, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, LLP और SPV. मतलब ये कौन से स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. जैसे कि एआईएफ का अपना स्ट्रक्चर हो सकता है कंपनी के फॉर्म में, LLP के फॉर्म में, पार्टनरशिप के फॉर्म में, वैसे ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में. स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिजनेस क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी इन्वेस्टी कंपनी है, वेंचर कैपिटल टेकिंग है, LLP है, SPV है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने या तो स्टार्टअप में होने चाहिए, SME में होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होने चाहिए, या फिर आपके सोशल वेंचर में होने चाहिए. तो किस स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? किसी भी स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दे कैन इन्वेस्ट इनटू इन्वेस्टी कंपनी, LLP, SPV एक्सेट्रा. नेक्स्ट, कैन एआईएफ इन्वेस्ट इन अदर कैटेगरी? क्या एक एआईएफ दूसरे एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकता है? यस. तो कैटेगरी 1 एआईएफ कैन इन्वेस्ट इन अदर कैटेगरी 1 एआईएफ और अदर कैटेगरी 2 एआईएफ. यहां पे जो स्पेस रखा था, अब उसका मतलब आपको बहुत आराम से समझता है. कैटेगरी 1 एआईएफ ऑफ द सेम सब कैटेगरी. लास्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस किया था. अगर कैटेगरी 1 एआईएफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो किसी और एआईएफ में भी कर सकता है, पर वो एआईएफ कैटेगरी 1 तो होना ही चाहिए, साथ में सेम सब कैटेगरी होना चाहिए. मतलब आज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एआईएफ हूं तो मैं SME वाले एआईएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, जबकि हम दोनों कैटेगरी 1 है, बट हमारा सब कैटेगरी भी सेम होना चाहिए. तो अगर कैटेगरी 1 एआईएफ किसी और एआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो किसी भी कैटेगरी 1 एआईएफ में कर सकता है ऑफ द सेम सब कैटेगरी. फर्दर किसी भी कैटेगरी 2 एआईएफ में कर सकता है. तो कैटेगरी 1 एआईएफ कैन इन्वेस्ट इन कैटेगरी 2 एआईएफ और कैटेगरी 1 एआईएफ ऑफ द सेम सब कैटेगरी. उसके बाद में क्या कैटेगरी 1 को हेजिंग अलाउड है क्या? यस, इंक्लूडिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स. उसके बाद में आता है हमारा, क्या ये लेवरेज कर सकते हैं क्या? नहीं, एक्सेप्ट फॉर टेम्पररी पर्पस. टेम्पररी पर्पस को प्रूव करने के लिए 3 लिमिट आती है हमारी. मैक्सिमम फॉर 30 days, मैक्सिमम 4 times in the year, and the maximum could be of 10% of the investable amount. ये इतना आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर नहीं सकते हैं. एंड ये सब पॉइंट तो कैटेगरी 1 के कोई भी क्वेश्चन को मस्ती से हैंडल कर पाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट कैटेगरी 1. फिर आती है सिमिलर चीज है कैटेगरी 2 के बारे में. कैटेगरी 2 एआईएफ क्या होता है? एक ऐसा एआईएफ जो ना तो कैटेगरी 1 में कवर्ड है और ना ही कैटेगरी 3 में कवर्ड है. कैटेगरी 2 है. कैटेगरी 2 का मुझे एग्जांपल बता दो. प्राइवेट इक्विटी फंड और डेट फंड. उसके बाद में क्या इनको गवर्नमेंट रेगुलेटर से कोई कंसेशन मिलता है? नहीं मिलता है. उसके बाद में कैटेगरी 2 का स्ट्रक्चर क्या है? तो कैटेगरी 2 इन्वेस्ट प्राइमरीली इन अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी, मोस्टली अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ
लिस्टेड कंपनी के अंदर अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं मोस्ट लाइकली। उसके बाद में कैटेगरी 2 का इन्वेस्ट कर सकता है। कैटेगरी 2 कैन इन्वेस्ट इन एनी कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 कैन इन्वेस्ट इन टू एनी कैटेगरी 1 बट ऑफ द सेम सब कैटेगरी, और एनी कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 कैन इन्वेस्ट इन एनी कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो एकदम मस्ती से चल रहा है, ये कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। हेजिंग कर सकते हैं क्या? यस, इंक्लूडिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। उसके बाद में क्या लेवरेज एम्प्लॉय कर सकते हैं? नहीं। अगेन ओनली फॉर टेम्पररी पर्पस, मीन्स वही 30 डेज 4 टाइम्स एंड 10%। फिर यहां पे 2 और पॉइंट आ जाते हैं, याद आ रहा है? हमने पढ़ा था, वहां पे लिखा हुआ नहीं होगा, मैंने ये पॉइंट्स आपको अलग से एक जगह पे लिखवा दिए हैं और ये बताया है कि ये 2 पॉइंट कहां कहां एप्लीकेबल होते हैं। कैटेगरी 2 में एप्लीकेबल होते हैं, कैटेगरी 1 के फर्स्ट सब कैटेगरी और सेकंड सब कैटेगरी में एप्लीकेबल होते हैं। ये 2 पॉइंट्स क्या कहते हैं? यू कैन अपॉइंट मर्चेंट बैंकर एज अंडरराइटर और मार्केट मेकर, 1। सेकंड, यू विल बी एग्जम्प्टेड, अगर आप कैटेगरी 2 AIF हैं तो यू विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम रेगुलेशन 3132 एंड रेगुलेशन 41 ऑफ insider trading regulation, prohibition of insider trading regulation 2015 if you comply with these 2 condition। क्या 2 कंडीशन? जो भी आपने ट्रेड किया है ये ट्रेड आप विद इन 2 डेज इन्फॉर्म कर देते हैं एसएमई को, और दूसरा आपके ऊपर लॉक इन लगेगा फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लाई कर लेते हैं तो आप एग्जम्प्टेड हैं फ्रॉम दिस रेगुलेशन। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी एसएमई वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उनके पूरे डिटेल को पहले ही ले लेते हैं। अब उनके डिटेल लेने के बाद अगर हम उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा ना। वी हैव सम इन्फॉर्मेशन व्हिच पब्लिक डज नॉट हैव, तो उन्होंने हमें एग्जम्प्ट किया, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स वैसे भी बहुत ही एडिशनल पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी पहले हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, पर ये 2 पॉइंट्स को एक्सप्रेसली याद करके रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैटेगरी 2 का या फिर कैटेगरी 1 का, फर्स्ट सब कैटेगरी वेंचर कैपिटल फंड, सेकंड सब कैटेगरी एसएमई फंड, तो उसमें 2 पॉइंट फ्री है, लिख सकते हैं। खैर, फ्लो के साथ कंटिन्यू करते हुए आते हैं कैटेगरी 3 के अंदर। तो कैटेगरी 3 AIF क्या होते हैं? विच इन्वॉल्व इनटू complex or diverse trading strategies and they invest in derivative instrument, listed unlisted derivative invest करते हैं। क्या ये leverage करते हैं? Yes। तो कहीं पे भी कैटेगरी 3 आएगा, पहले 3 पॉइंट अपन को फेंक देने उनके ऊपर कि दे इंगेज इन कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, दे इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव, लिस्टेड अनलिस्टेड डेरिवेटिव, और साथ में दे इवन इंगेज इन लेवरेज। अब आते हैं उसके बाद में उसका एक ही एग्जांपल मिलता है, हेज फंड्स। क्या इनको कोई कंसेशन मिलता है? अरे खड़ा करो इनको, भेजो यहाँ पे बात, ठीक है? कंसेशन की बात ही नहीं आती इनके लिए। तो उसके बाद में दे कैन इन्वेस्ट इन लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है? उसके बाद में कैटेगरी 3 कैन इन्वेस्ट इन एनी AIF, कैटेगरी 3 AIF कैन इन्वेस्ट इन एनी AIF। कैटेगरी 3 फ्री है, वो किसी भी AIF में इन्वेस्ट कर सकता है। कैटेगरी 3 में कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कैटेगरी 1 और 2 3 में नहीं आ सकते, पर 3 कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद में आ गया कैन इंगेज इन हेजिंग इंक्लूडिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सेम, और कैन एम्प्लॉय लेवरेज। मस्ती में करो, लेकिन लेवरेज एम्प्लॉय करने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखो, सेबी के ओवरऑल लिमिट में रहो, याद आ रहा है 2 टाइम्स, और दूसरा टेक कंसेंट ऑफ योर इन्वेस्टर्स, सिंपल। और ये हो गया कैटेगरी 1 2 3। इतना सिंपल टॉपिक हो जाता है ये इवेंचुअली कि अगर आपसे कैटेगरी 1 2 3 के ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप बहुत मस्ती से हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चन को बेसिक तरीके से। पहले तीनों का बेसिक फीचर लिखने का है कि कौन करते कहां पे इन्वेस्ट है, दूसरे में आ गए उनका एग्जाम्पल लिखना है, तीसरे के अंदर कंसेशन मिलता है नहीं मिलता है से शुरू कर दो, ठीक है सर कंसेशन। फिर एक पॉइंट हेजिंग का आ जाएगा हमारे पास में, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इनके इन्वेस्टमेंट का वो आ जाएगा, उसके बाद में इनको लेवरेज एम्प्लॉय करना अलाउड है या नहीं है। बेसिक फॉर्मेट बनता है, आप आराम से कोई सा भी एक्सप्लेन कर सकते हो कैटेगरी 1 2 या 3, जैसे कि आपके दिमाग में कैटेगरी 1 चल रहा है। पहला ये इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तीसरा ले लो, इसको गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलता है क्या, ठीक है। लेवरेज अलाउड है क्या, हेजिंग कर सकता है क्या, इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। 6 पॉइंट तो आराम से हो गए ना, एकदम इजी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर का मतलब कुछ खास नहीं है, सिंपल। जैसे कि कैटेगरी 1 में कहते हैं आप इन्वेस्टिंग कंपनी में करो, आप वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में करो, आप एलएलपी में करो, एसपीवी में करो, चलेगा। कैटेगरी 2 कहता है कि हम कर सकते हैं मोस्टली अनलिस्टेड के अंदर करते हैं हम। कैटेगरी 3 कहता है मैं लिस्टेड अनलिस्टेड सब में करता हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फाइनली आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो पहले पढ़ लिया हमने, फिर किसके थ्रू इन्वेस्ट करते हो ये बाद में थोड़ा सा बता दिया। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बाकी सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हेजिंग, लेवरेज, एग्जाम्पल, कहाँ इन्वेस्ट करने वाले, गवर्नमेंट इंसेंटिव। इज़न्ट दैट इजी? कहाँ कठिन है? मैं कह रहा हूँ अगर आज भी पेपर में लिखना होगा, जबकि आपने बहुत ज्यादा इसको अभी तक याद नहीं भी किया होगा, तो भी आप लिख सकते हो इसको, इतना बेसिक है। अब आता है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो काफी टेक्निकल हो जाता है, दैट इज कैटेगरी 1 की 4 सब कैटेगरी। तो चार्ट 1 हो गया टाइप्स ऑफ एआईएफ। अब दूसरे चार्ट पे आ रहे हैं हम लोग कैटेगरीज, जो कैटेगरी 1 की सब कैटेगरीज है, एकदम मस्ती से। कैटेगरी 1 की सब कैटेगरीज जो है वो ये रही। अब इसके अंदर हमारे 4 सब कैटेगरीज हैं। पहला है वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ध्यान रखना होता है हमको वो ये है कि फाइनली इन्वेस्ट कहां कर रहा है। तो वैसे इजी है, वो फाइनली इन्वेस्ट कर रहा है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग या एसएमई पे जो लिस्टेड है उनको। और अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो वेंचर कैपिटल फंड रिफर्स टू सच फंड वेयर एट लीस्ट 75% विल बी इन्वेस्टेड इनटू
unlisted equity or equity linked instrument of a venture capital undertaking, or you'll be investing on securities which are listed on SME exchange or SME segment of any exchange. ठीक है सर, इतना कठिन नहीं है. यहां पे 2 पॉइंट फ्री वाले भी आते हैं, मर्चेंट बैंकर और एग्जम्पशन फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन वाले भी. ठीक है. उसके बाद में आता है सब कैटेगरी 2. सब कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करता हूं, एसएमई फंड. एसएमई फंड रिफर्स टू अ फंड जो ऊपर बताया सिमिलर, बट एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा. एटलीस्ट 75% विल बी इन्वेस्टेड इनटू हमारा वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो, और साथ में इवन एसएमईज, भले वो लिस्टेड हो या नहीं हो. एसएमई जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एज पर दी एक्ट, एसएमई एक्ट है अपना, एमएसएमई, उसके अंदर जो एलिजिबल है वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो एसएमई फंड रिफर्स टू अ फंड जहां पे एटलीस्ट 75% विल बी इन्वेस्टेड इनटू अनलिस्टेड सिक्योरिटी, यहां से लेने का है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी और पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, और अनलिस्टेड सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ एनी इन्वेस्टी कंपनी विच इज अ एसएमई. साथ ही साथ यू कैन इन्वेस्ट इनटू लिस्टेड सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज और एसएमई सेगमेंट ऑफ एन एक्सचेंज. ठीक है सर, पहले इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं. उसके बाद में आ जाता है यूनिट्स ऑफ एनी कैटेगरी 2 एफ विच इज इनटू वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग और एसएमई. आते हैं हम लोग आराम से. सबसे पहले सब कैटेगरी 1, सब कैटेगरी 2, वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई फंड. Venture capital fund, SME fund, venture capital fund, at least 75% should be invested into equity or equity linked, equity or unlisted equity or equity linked instrument of a venture capital taking. Easy. Or we can invest into 75% should be invested into securities which are listed on SME exchange or SME platform of any exchange. Easy है, done. दूसरा आ जाता है एसएमई फंड. पहले तो ये सेम है कि हम वेंचर कैपिटल टेकिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अनलिस्टेड इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट की जगह क्या कह दिया उन्होंने कह दिया अनलिस्टेड सिक्योरिटीज एंड पार्टनरशिप इंटरेस्ट. सो द फंड, एसएमई फंड हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% इनटू अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल टेकिंग और एनी एसएमई. कोई भी एसएमई जो कि लिस्टेड नहीं है बट एमएसएमई एक्ट के हिसाब से एसएमई है, ओके. और साथ ही साथ दे कैन इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% दे कैन बी इन्वेस्टिंग इनटू एनी सिक्योरिटी व्हिच इज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज और एसएमई सेगमेंट ऑफ एन एक्सचेंज. ये एआईएफ का तो ठीक है, याद होता है तो ठीक है. ये समझ में आ रहा है पूरा पॉइंट. ये हो गया पहले के 2 फंड. फिर आता है तीसरा फंड. तीसरा फंड सबसे आसान है, सब कैटेगरी 3, सोशल इंपैक्ट फंड. सोशल इंपैक्ट फंड वो है जो एटलीस्ट 75% इन्वेस्ट कर रहा है सोशल वेंचर, सोशल एंटरप्राइज में. ये एंड वाले पार्ट में गलती नहीं कर सकते हो आप, ये पार्ट में आपको परफेक्ट रहना है, क्योंकि मेन तो वही है. बीच वाले तो फॉर्मेलिटीज है, वो भी हम करेंगे जितना क्लोज हो सकता है, लेकिन आपको यहां तो गलती करनी ही नहीं है. सोशल इंपैक्ट फंड इज अ फंड जिसके अंदर एटलीस्ट 75% हैज टू बी इन्वेस्टेड इनटू अनलिस्टेड सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंटरेस्ट और यूनिट्स और सिक्योरिटीज ऑफ अ सोशल वेंचर और सोशल एंटरप्राइज. और स्पेसिफिकली बात करता हूं अगर मैं, एटलीस्ट 75% हैज टू बी इन्वेस्टेड इनटू अनलिस्टेड सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंटरेस्ट और यूनिट्स ऑफ सोशल वेंचर और सिक्योरिटीज ऑफ एनी सोशल एंटरप्राइज. ठीक है, सोशल वेंचर, सोशल एंटरप्राइज में जाना चाहिए. अब अनलिस्टेड सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऊपर से कॉपी किया था और वैसे आ गया सिक्योरिटीज ऑफ सोशल एंटरप्राइज. अब इसमें कुछ और पॉइंट भी आते हैं कैटेगरी 3 में. सिंस इट इज अ सोशल वेंचर, तो यहाँ पे ग्रांट का भी फंड आएगा ना, तो इट कैन रिसीव ग्रांट, इट कैन गिव ग्रांट. आते हैं इसके ऊपर. इट में एक्सेप्ट ग्रांट, ये ग्रांट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और इट में इवन गिव ग्रांट टू एनी सोशल वेंचर और सोशल एंटरप्राइज. ठीक है सर. अगर ग्रांट रिसीव कर रहा है तो कुछ रूल है, मिनिमम अमाउंट ऑफ ग्रांट विल बी 10 लाख. पहले 25 लाख था, उससे रिड्यूस करके उसको 10 लाख कर दिया, अभी 10 लाख है. मिनिमम अमाउंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अक्रेडिटेड इन्वेस्टर. अक्रेडिटेड इन्वेस्टर चाहे उतना दे सकता है. नो प्रॉफिट शेल अक्रू टू द गिवर्स ऑफ ग्रांट. जिन्होंने ग्रांट दिया उनको कभी प्रॉफिट अक्रू नहीं हो सकता. सो ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया कि ये ग्रांट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ग्रांट को वापस दे भी सकते हैं. ये हमें सोशल वेंचर के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मर्चेंट बैंकर और एग्जाम्पशन वाला पॉइंट नहीं है ना, तो अगर इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गया तो हमें ये भी लिखना होगा. लास्ट आता है हमारा इजी पीजी इंफ्रास्ट्रक्चर. रिमेनिंग फंड्स यू कैन इन्वेस्ट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज. ये ठीक है. सब कैटेगरी 4 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इवेंचुअली फाइनली पैसा जाना चाहिए इन डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, होल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. अभी कितने कितने सीक्वेंस से जा सकता है, तो इनका कहना है कि यू कैन इन्वेस्ट इनटू अनलिस्टेड सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंटरेस्ट और यूनिट्स. अनलिस्टेड सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंटरेस्ट और यूनिट, सिमिलर चीज लेकर आए. Unlisted security partnership interest or unit of venture capital taking of investing company or SPV which is engaged in operating, developing or holding of infrastructure project. Or you can also alternatively you can also invest in listed securitized debt or listed debt of investing company SP which is engaged in operating, developing or holding of infrastructure projects. इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है यार, ये है 4 कैटेगरी, सब कैटेगरीज एकदम मस्ती से. अगर हम बात करें सब कैटेगरी 1,
सब कैटेगरी 2, सब कैटेगरी 3 एंड सब कैटेगरी 4. सब कैटेगरी 1 का नाम क्या है मुझे बताओ? वेंचर कैपिटल फंड. सेकंड एसएमई फंड. थर्ड सोशल इम्पैक्ट फंड एंड फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. सबसे पहले ध्यान रखो कि इनमें फाइनली पैसा कितना कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, वो अगर ध्यान रखना है तो बीच की सिर्फ फॉर्मेलिटी बच जाती है. दैट इज द राइट वे फोर्थ. इफ एट ऑल यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम हियर और यहां गलती कर दोगे तो फुद्दू हो आप फिर. तो आपको पहले ये स्ट्रक्चर कर लेना है. ठीक है सर. वेंचर कैपिटल फंड का पैसा इन्वेस्ट होता है या तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में या फिर जो एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड सिक्योरिटीज है वहां पे. ठीक है सर. एसएमई फंड का पैसा 3 जगह जाता है, या तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग या फिर जो एसएमई है और दूसरा जो एसएमई पे एक्सचेंज पे लिस्टेड है. बिल्कुल ठीक है. तीसरा सोशल इंपैक्ट फंड का पैसा 2 जगह पे जाता है, या तो सोशल वेंचर या सोशल एंटरप्राइज. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उनका पैसा जाता है इंगेज्ड इन डेवलपिंग ऑपरेटिंग होल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. यहां गलती नहीं करनी है. अगर यहां हम गलती नहीं करते हैं तो फिर तो फॉर्मेलिटी की बात आ जाती है. जैसे कि यहां पर आ जाता है सबसे पहले अनलिस्टेड इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट. सही है. और एनी लिस्टेड इक्विटी फॉर एसएमई एक्सचेंज. फिर यहां पे भी आ जाता है हमारा एनी अनलिस्टेड सिक्योरिटी और पार्टनरशिप इंटरेस्ट जो कि यहां पर है, और या फिर कोई भी लिस्टेड एंटिटी जो कि एसएमई एक्सचेंज पर है. फिर यहां पर आ जाता है हमारा 3 चीज आ जाती है फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटी, पार्टनरशिप इंटरेस्ट एंड एनी यूनिट्स ऑफ सोशल वेंचर या फिर एनी सिक्योरिटी ऑफ सोशल एंटरप्राइज. फिर यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा आपका आपके कोई भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी, आपके पार्टनरशिप इंटरेस्ट या फिर यूनिट्स जो इस एसपीवी के अंदर हैं या इन्वेस्टी कंपनी के अंदर हैं या आपका वेंचर कैपिटल टेकिंग में है विच इज एंगेज्ड इन होल्डिंग डेवलपिंग ऑपरेटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. अगर आप कल को यहाँ पे थोड़ा गलती भी कर देते हो एक आधा वर्ड, वैसे तो कोशिश करेंगे वहां भी गलती नहीं करेंगे, एक्जैक्टली टॉप नॉच रखेंगे, लेकिन वहां पे एक वर्ड अगर यूनिट्स नहीं लिखा है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी लिखा है तो पेपर चेकर विल अंडरस्टैंड. लेकिन यहाँ गलती की मतलब आप कंसेप्चुअली एरर करके आ रहे हो. तो पढ़ने का तरीका है पहले ये पढ़ना है ये कहाँ पैसा जा रहा है वो अच्छे से याद हो गया, फिर धीरे धीरे जाना है तो बहुत ईजी लगता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. फिर सर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखेंगे अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गया तो वेंचर कैपिटल फंड और सोशल एसएमई के अंदर तो मर्चेंट बैंकर वाला पॉइंट आ जाएगा और एग्जाम्पशन फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट आ जाएगा, एग्जाम्पशन फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग का पॉइंट आ जाएगा. यहां पर भी थर्ड के अंदर ग्रांट वाले पॉइंट आ जाएंगे कि ग्रांट ले भी सकते हैं ग्रांट दे भी सकते हैं, लेकिन ग्रांट लेंगे तो मिनिमम ग्रांट जो इनको लेना है वो होगा 10 लाख रुपीस. अक्रेडिटेड इन्वेस्टर के ऊपर कोई लिमिट होती नहीं है और जो ग्रांट देता है उससे कभी भी प्रॉफिट उसको अक्रू नहीं होगा. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एंड दिस इज हाउ द चैप्टर स्टार्ट्स. वी आर हियर. इस पे हमने जब चैप्टर की पढ़ाई की तब हमने 2 लेक्चर से इस पे इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग है तो हमें आगे सब कुछ अच्छे से समझ में आता है. ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके रेफरेंस के बाद आगे जा ही नहीं सकते. हर प्रोविजन में वो इन्हीं का रेफरेंस देंगे कि कैटेगरी 1 में ऐसा होगा, 2 में ऐसा होगा, 3 में ऐसा होगा, 1 में अगर 3 में लेवरेज है तो ऐसा होगा, लेवरेज नहीं है तो ऐसा होगा. तो यू शुड बी सुपर सॉर्टेड विद दीस कंसेप्ट, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. आर वी गुड हियर? चल मस्ती में. अब इसके बाद में हम जाते हैं हमारे एआईएफ के कोर प्रोविजंस की तरफ. कोर प्रोविजन में सब दे रखा है उन्होंने. रजिस्ट्रेशन से शुरू हो जाते हैं. हम लोग आते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एआईएफ. रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी. अगर आपको एआईएफ शुरू करना है कोई भी टाइप का एआईएफ तो आप पे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन अंडर एनी पर्टिकुलर कैटेगरी. आप जब भी रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे आपको पहले से कैटेगरी बताना होगा विच कैन नॉट बी चेंज विदाउट अप्रूवल ऑफ सेबी. आप सेबी के अप्रूवल के बिना उसको चेंज नहीं कर सकते. और लास्ट इज एआईएफ कैन लॉन्च मल्टीपल स्कीम. आपने एक एआईएफ रजिस्टर किया फिर आपके मल्टीपल स्कीम्स हो सकते हैं लाइक म्यूचुअल फंड. तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. आप जब भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको कैटेगरी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना होता है और कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती है और एक एआईएफ के मल्टीपल स्कीम्स हो सकते हैं. द फर्स्ट टॉपिक रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑनलाइन फाइलिंग. ऑनलाइन फाइलिंग ये कहता है कि जितना भी रजिस्ट्रेशन का काम है, जितना भी रिपोर्टिंग का काम है, जितना भी अप्रूवल लेने का काम है, ये सबका सब कैसा होता है ऑनलाइन. आपको फिजिकल कोई भी कॉपी सबमिट करनी नहीं है. फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. ये कहता है 3 चीजें आपको प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बतानी है. क्या 3 चीजें? इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजी. ये तीनों चीजें आपको प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बतानी है. और अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कभी भी चेंज करनी है यू नीड अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ योर इन्वेस्टर्स, यूनिट होल्डर्स. और इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ. पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे. यहां तक सब कुछ कितना इजी था. अब ये एक हॉट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ. एआईएफ में कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो किन चीजों का ध्यान रखना है. ये भी डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छे से जब भी एआईएफ में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तब बेसिक हमको इन चीजों का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट रिसीव किया जा सकता है बाय इंडियन फॉरेनर और एनआरआई. सही है. इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसीव किया जाएगा बाय इश्यू ऑफ यूनिट्स व्हिच हैव टू बी इन डीमैट फॉर्म. इन्वेस्टमेंट हमेशा लिया जाएगा बाय वे ऑफ प्लेसमेंट मेमोरेंडम, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट. 3 बेसिक चीजें. यूनिट्स इशू करेंगे,
प्लेसमेंट मेमोरेंडम देंगे और इन्वेस्टर से हम पैसा लेंगे। इन्वेस्टर इंडियन, फॉरेनर, एनआरआई कुछ भी हो सकता है। बेसिक पॉइंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ, हमने बहुत फोकस किया इस टाइम इसमें रेगुलर बैच में कि क्वेश्चन जब पूछेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ, इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ का प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट बाय एआईएफ का प्रोविजन है, उससे आंसर पूरा बदल जाता है। इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर बेसिक 3 पॉइंट हो गए सबसे पहले। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आते हैं, मिनिमम कॉर्पस। जब भी एआईएफ पैसा रेज कर रहा है, द मिनिमम कॉर्पस हैज टू बी 20 CR, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR। एआईएफ जब भी पैसा रेज कर रहा है, हर इन्वेस्टर से कम 1 CR लेगा, बट जो हमारे एम्प्लॉय डायरेक्टर्स हैं या हमारे मैनेजर के एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं, उनसे हम 25 लाख रुपीस रखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट ऑफ स्पॉन्सर और मैनेजर शुड बी 2.5% और 5 CR whichever is lower। अगर यही कैटेगरी 3 है तो वो हो जाएगा 5% और 10 CR whichever is lower। और ये जो अमाउंट मैनेजर को अगर देना है तो वो अपने मैनेजमेंट फीस के वेवर की तरह नहीं दे सकता। बहुत जबरदस्त। और जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो डिस्क्लोज करना है, दैट्स ओके। और लास्ट, मैक्सिमम इन्वेस्टर कितने हो सकते हैं एआईएफ में? 1000, क्योंकि ये तो प्राइवेटली पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है ना, तो ये प्राइवेटली पूल करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, पब्लिक इशू नहीं हो रहा है, तो 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर नहीं हो सकते। फिर इसके अंदर कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स आते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी भी इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ तो हमें इसी पे फोकस करना है, इन पॉइंट्स पे। फिर कुछ स्पेशल प्रोविजन कि अगर स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल इंपैक्ट फंड, जो सोशल इंपैक्ट फंड है हमारा, सोशल इंपैक्ट फंड मतलब हमारा कैटेगरी 1 का 3rd सब कैटेगरी सोशल इंपैक्ट फंड, तो उसके लिए लिमिट्स अलग है। मिनिमम कॉर्पस उसका कर देंगे हम 5 CR, नॉर्मली 20, इसका 5, क्योंकि हम भलाई के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे लोग प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं, तो मिनिमम कॉर्पस कर दिया 5 CR। और मिनिमम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी 1 CR से रिड्यूस करके कितना कर दिया? 2 लाख रुपीज। सिंपल। एंड ये हो जाएगा इफ हमारा सोशल इंपैक्ट फंड इन्वेस्ट इन कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट और लिस्टेड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल। तो आप तो सिंपल तरीके से ध्यान रखें, अगर स्पेशल प्रोविजन सोशल इंपैक्ट फंड के लिए तो 20 करोड़ हो चुका है हमारा 5 CR और 1 करोड़ हो चुका है 2 लाख। इसके बाद हमने पढ़ा कि सर आपने ऊपर पढ़ाया कि कॉर्पस होना चाहिए 20 करोड़। अगर कभी भी कॉर्पस 20 करोड़ से कम हो रहा है तो 2 एक्शन लेने तुरंत। पहला एक्शन लिया जाएगा कि यू टू इन्फॉर्म सेबी विद इन 2 days फ्रॉम द क्लाइंट्स ऑर्डर। क्लाइंट्स ऑर्डर मतलब आपका एआईएफ अगर ओपन एंडेड है तो ही तो कभी भी आपका कॉर्पस कम हो सकता है, क्लोज एंडेड में तो कम हो ही नहीं सकता है। तो इफ योर एआईएफ इज ओपन एंडेड देन ओनली योर कॉर्पस कैन फॉल बिलो 20 CR। व्हाई? बिकॉज सम इन्वेस्टर हैज कम इन एंड दैट इन्वेस्टर इज आस्किंग कि यार मुझे तो क्या करना है, मुझे तो विड्रॉ करना है पैसा, और वो विड्रॉ कर रहा है तो क्लाइंट का जब ऑर्डर आया जिससे कि हमारा कॉर्पस 20 CR से कम रहा है, उसके 2 दिन के अंदर सेबी को इन्फॉर्म करना है। 1 सेकंड, जिस दिन ये हुआ उसके कितने महीने में? 3 months में वी हैव टू ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द लिमिट ऑफ 20 CR। इजी, यही 2 चीजें करनी है कि सेबी को इन्फॉर्म करना है और 3 months में वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द 20 CR का लिमिट। इसके बाद में इसका रिपरकेशन है, अगर आप 3 months में 20 CR नहीं ले पाए तो आपको सारी यूनिट्स को करना पड़ेगा रेडी। और सेबी अगर देखता है कहीं पे भी फ्रीक्वेंट वायलेशन है तो सेबी कैन ऑर्डर एक्शन, जो भी उसको लगता है। एकदम इजी। ये हो गया है यार हमारा इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ, वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स। यही कठिन टॉपिक है। अगर अपन आंखें बंद करके बोलें, अब सिंपल होगा क्वेश्चन आ गया इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ, पहले बेसिक पॉइंट आ जाते हैं हमारे कि इन्वेस्टमेंट हम इंडियन से ले सकते हैं, फॉरेनर से ले सकते हैं, एनआरआई से ले सकते हैं। हमेशा लेंगे बाय इशू ऑफ यूनिट्स विच विल बी इन डीमैट फॉर्म। हमेशा प्लेसमेंट मेमोरेंडम इशू किया जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से होगा, इजी। फिर हमारे 4-5 लिमिट, 20 CR, 1 CR, 2.5%, 1000। क्या बड़ी बात है क्या? 20 CR, 1 CR, 2.5% और 5 CR वाला और 1000। इट्स वेरी इजी। ये हो गया हमारा बेसिक आंसर रेडी। फिर हमें और लिखना है, 6-7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया, हम लिखेंगे और अगर 20 CR से कम हो गया है तो आप ये 2 एक्शंस लेने। उसके बाद में सोशल इंपैक्ट फंड के लिए लिमिट जो 20 CR की है वो हो जाती है 5 CR और जो 1 CR की लिमिट है वो जाती है 2 लाख। कितना इजी है, इट्स इजी। इसके बाद में एक और परेशान करने वाला टॉपिक हो सकता है, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ, कि अगर हम इंडिया के बाहर से एआईएफ में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं तो कहां से ला सकते हैं। इनका कहना है आपकी जो भी कंट्री है जहां से आप पैसा लाना चाहते हो, जिस भी देश के व्यक्ति से पैसा लाना चाहते हो, पहले एलिजिबिलिटी चेक करो। इन दोनों में से एक जगह से होना चाहिए, या तो वो कंट्री का सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर शुड बी अ सिग्नेटरी टू मल्टीलेटरल एमओयू ऑफ आईओएससीओ, कि वो जो भी कंट्री है उसका जो भी सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर है वो आईओएससीओ जो है उसका मल्टीलेटरल एमओयू का सिग्नेटरी है। या फिर ऐसा नहीं है तो इंडिया में जो सेबी है, सेबी और उस देश के सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर के बीच में एक बायलेटरल अग्रीमेंट है। तो या तो मल्टीलेटरल अग्रीमेंट साइन किया हुआ है या फिर बायलेटरल अग्रीमेंट है, इन दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है सर, ये हो गया ग्रीन फ्लैग, यहां से चाहिए तभी एलिजिबिलिटी है। चलो यहां पे तो है, फिर हम आते हैं रेड फ्लैग पे। लेकिन फिर भी अगर आप नेक्स्ट यहां पे कवर्ड है तो भी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन लिस्ट के हिसाब से आप डिबार्ड है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन लिस्ट के हिसाब से आप डिबार्ड है।
हाँ, और साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने भी ये कहा है कि आपके यहां पे डेफिशिएंसी है फॉर टू थिंग्स, इनमें से किस चीज में, क्या, या तो मनी लॉन्ड्रिंग के मेजर्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स के अंदर आपकी डेफिशिएंसी है, या फिर हमारा जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को कॉम्बैट करते हैं, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसके अंदर आपके डेफिशिएंसी है। इन दोनों में से कहीं पे भी आपकी इसमें डेफिशिएंसी है, या फिर आपके इसमें डेफिशिएंसी थी और हमने आपको सोल्यूशन भी दिया, बट यू आर नॉट मेकिंग एनी सफिशिएंट प्रोग्रेस और यू आर नॉट कमिटिंग टू द एक्शन प्लान, इन केस में भी आपको हम कर देंगे डिबार। तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, अगर इंडिया के बाहर से हम पैसा लाना चाहते हैं तो पहली चीज तो ग्रीन फ्लैग कि सिग्नेटरी टू आईओसीओस मल्टीलेटरल एमओयू बायलेटरल एग्रीमेंट होना चाहिए, और साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस लिस्ट में डिबार्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे पढ़ना है हमको, सैंक्शन लिस्ट के हिसाब से डिबार्ड है, अगर यूनाइटेड नेशन सेशन लिस्ट के हिसाब से डिबार्ड है वो, और साथ ही साथ एफएटीएफ ने बोल दिया डेफिशिएंसी भी है, या फिर एफएटीएफ ने बोला है कि आपकी डेफिशिएंसी तुमने निकाली थी बट उस पर कोई एक्शन प्लान को भी आप कमिट नहीं करो, सफिशिएंट प्रोग्रेस भी नहीं कर रहे हो, इन सर्कमस्टेंसेस में आप वहां से पैसा नहीं ले सकते। तो रेड फ्लैग है तो वहां से पैसा लेना अलाउड नहीं है, ग्रीन फ्लैग होना चाहिए। तो ग्रीन होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी आपको। अगर दोनों कंडीशंस कंप्लाइड है कि हाँ टोटल 48 कंट्रीज हैं जो कि ग्रीन में कवर्ड है, फिर हम चेक करते हैं उन 48 में से कितनी इनएलिजिबल हो जाएगी रेड के हिसाब से, उनमें से 4 इनएलिजिबल हो गई, तो यू आर लेफ्ट विद 44 कंट्रीज। वहां से आप जहां से भी चाहो तो एआईएफ की यूनिट्स इशू करके पैसा ले सकते हो। आर वी अंडरस्टैंडिंग? दोनों कंप्लाई करनी, क्वाइट इजी। वंस दिस इज डन, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। फिर प्रोविजन आता है हमारा प्लेसमेंट मेमोरेंडम। प्लेसमेंट मेमोरेंडम का प्रोविजन एकदम फुद्दू प्रोविजन ये कहता है कि आपके प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी की सारी आपकी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी एआईएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। फिर हमने एंड में एक और चेंजेस के अंदर भी पढ़ा कि यार इसके अंदर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फीस और चार्जेस नहीं बताते हैं, तो वो बताना कंपलसरी है। और डिसिप्लिनरी एक्शन अगर कोई भी लिया है आपके एआईएफ के अगेंस्ट, स्पॉन्सर मैनेजर के अगेंस्ट, ट्रस्टी के अगेंस्ट, तो वो भी आपको बताना कंपलसरी है। तो एकदम जनरल बात बोल दी है कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम में क्या क्या होना चाहिए। अगर एक बार सिंपल रीड भी करोगे तो देखोगे इसमें क्या क्या होना चाहिए। इट शैल कंटेन मटीरियल इंफॉर्मेशन अबाउट एआईएफ, मैनेजर, बैकग्राउंड ऑफ की इन्वेस्टमेंट टीम ऑफ मैनेजर, टारगेटेड इन्वेस्टर, फीस एंड ऑल अदर एक्सपेंस प्रपोज टू बी चार्ज, टेन्योर कितना है आपका, कंडीशन क्या है, लिमिट ऑन रिडम्पशन है क्या, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स क्या है आपके, याद आ रहा है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए वो, पैरामीटर्स एम्प्लॉयड, की सर्विस प्रोवाइडर्स, टर्म और रेफरेंस क्या आपके कमिटी के। उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे हो जाएगा तो क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारा ट्रस्टी का पर्सनल इंटरेस्ट और एआईएफ का इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैनेजर का पर्सनल इंटरेस्ट एआईएफ का इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस देम। डिसिप्लिनरी हिस्ट्री हमने पढ़ा कि ये तो लिखना ही पड़ेगा, यहीं पे है, तो डिसिप्लिनरी हिस्ट्री तो आपको लिखना कंपलसरी है। उसके बाद में फीस एंड चार्जेस भी आपको लिखना जरूरी है, ये हमने एंड में भी पढ़ा था, तो ये सब भी आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन टू विच द मैनेजर ऑफर्स इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें, इतना सब कुछ। और एंड में कह दिया कि भाई इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो कि नेसेसरी होगी फॉर इन्वेस्टर टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बहुत जनरल टॉपिक दिया कि आपको क्या क्या इंक्लूड करके देना है। फिर आता है एक टॉपिक स्कीम। आपकी स्कीम लॉन्च होनी चाहिए, उसकी मोडालिटीज क्या रहेगी, बहुत ईजी है। इनका कहना है एआईएफ को जब भी अपनी स्कीम को लॉन्च करना है, एआईएफ को मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना है, मर्चेंट बैंकर एआईएफ के बिहाफ पे इशू करेगा एक ड्राफ्ट प्लेसमेंट मेमोरेंडम टू सेबी। ये ड्राफ्ट प्लेसमेंट मेमोरेंडम वो सेबी को इशू करेंगे, उसके बाद उनको 30 डेज तक वेट करना है। तो जब भी वो इन्वेस्टर को देने वाले थे, जब भी वो एआईएफ को लॉन्च करने वाले थे, उसके 30 डेज पहले वो ड्राफ्ट प्लेसमेंट मेमोरेंडम देंगे सेबी को। सेबी के पास राइट है कि वो इनके अंदर ऑब्जर्वेशन इशू कर सकता है। ऑब्जर्वेशन इशू करा है अगर, तो उन ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करने के बाद, उन चेंजेस को इंक्लूड करने के बाद ही प्लेसमेंट मेमोरेंडम इन्वेस्टर को दिया जाएगा। ये ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ में मर्चेंट बैंकर को देना होता है एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। और ये ध्यान रखना है कि मर्चेंट बैंकर शुड नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ द स्पॉन्सर, मैनेजर, ट्रस्टी ऑफ द एआईएफ। तो एआईएफ का एसोसिएट नहीं होना चाहिए मर्चेंट बैंकर, एकदम सिंपल है। तो अरे हमारा आईसीडीआर जैसा ही तो है, तो सिंपल एआईएफ है, उसको एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना जो कि एसोसिएट नहीं होना चाहिए किसी का भी। उसके बाद में ये जैसे ही हम लोगों ने इशू लॉन्च करना है, लॉन्च करने के पहले हमको एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो हमारा होता है वैसे ही ड्राफ्ट प्लेसमेंट मेमोरेंडम देना है सेबी को। सेबी उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे सकता है 30 डेज के लिए, और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करने के बाद ही हम लोग ये पोटेंशियल इन्वेस्टर को देंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग? काफी आसान है, सेम आईसीडीआर जैसा है। चलो उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मर्चेंट बैंकर को, अगर कोई भी प्लेसमेंट मेमोरेंडम के अंदर चेंज हुआ, प्लेसमेंट मेमोरेंडम के अंदर अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो चेंज ईयर एंड पे विद इन 1 मंथ उसको सेबी को इन्फॉर्म करना है। सर ईयर एंड पे क्यों, याद आ रहा है ना,
अरे प्लेसमेंट मेमोरेंडम तो आप कभी भी यूज कर सकते हो, ये कोई पब्लिक इशू थोड़ी ना हो रहा है, एक ही बार करके बंद कर दोगे। तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम आपका चलता रहता है, कुछ भी चेंज है तो आपको ईयर एंड होते ही 1 मंथ के अंदर सेबी को इन्फॉर्म करना है कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम के अंदर ये चेंज है। सिंपल। तो ये मोडालिटीज की बात हो गई। फिर हमारा एक टॉपिक आया टेन्योर। टेन्योर ऑफ एआईएफ कि एआईएफ का टेन्योर कितना हो सकता है। कैटेगरी 1 एंड 2 का प्रोविजन अलग है, कैटेगरी 3 का प्रोविजन अलग है। पहली चीज, कैटेगरी 1 एंड 2 हमेशा होंगे क्लोज्ड एंडेड, कैटेगरी 3 हो सकता है ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। कैटेगरी 1 एंड 2 का टेन्योर होगा मिनिमम 3 इयर्स। उसके बाद में आगे ये चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है फॉर फर्दर 2 इयर्स विद द अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द यूनिट होल्डर्स। यहां पे इफ द फंड इज क्लोज्ड एंडेड, अगर ओपन एंडेड है तो कुछ बात ही नहीं आती एक्सटेंशन की, अगर क्लोज एंडेड है तो ये भी एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स विद द अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर्स 2/3। और उसके बाद में लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर में एक्सटेंड फॉर मोर देन 2 इयर्स। सेम, ये जो प्रोविजन है और ये जो प्रोविजन है दोनों का सेम है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोविजन को, हम सबसे पहले सिर्फ कैटेगरी 1 एंड 2 को पढ़ते हैं, फिर 3 को पढ़ते हैं। कैटेगरी 1 एंड 2 ये कहता है कैटेगरी 1 एंड 2 हैज टू बी ऑलवेज क्लोज एंडेड, इट हैज टू बी फॉर अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 3 इयर्स। जब 3 इयर्स कंप्लीट होते हैं, क्योंकि क्लोज एंडेड है, ये चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर फर्दर 2 इयर्स विद द अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर्स 2/3 वैल्यू के साथ में। ठीक है सर। और अगर ये है हमारा लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, तो उस केस के अंदर आपका जो एक्सटेंशन है वो कितने भी ईयर के लिए हो सकता है। लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर मींस एक ऐसा फंड जिसमें 2 फीचर हैं। पहला तो उसके सारे इन्वेस्टर कैसे हैं, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है 70 CR। अगर ये दोनों फीचर्स को कंप्लाई कर लेते हैं तो वो बन जाता है लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर। ये हो गया टेन्योर ऑफ एआईएफ फॉर कैटेगरी 1 एंड 2। क्लोज एंडेड, मिनिमम 3 इयर्स, 2 ईयर का एक्सटेंशन हो सकता है, डन। वहीं अगर हम आते हैं कैटेगरी 3 के ऊपर, इट कैन बी ओपन और क्लोज एंडेड। अगर क्लोज एंडेड है तो यहां पे भी 2 ईयर का एक्सटेंशन, उसका 2/3 अप्रूवल, और लार्ज वैल्यू फंड है तो कितना भी एक्सटेंशन हो सकता है। बेस्ट अगर कभी भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो उसको इसी प्रकार से प्रेजेंट करो तो आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से इसको प्रेजेंट कर पाते हैं। टेन्योर के बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आ जाता है टॉपिक ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। एआईएफ में बी लिस्टेड, लेकिन अगर लिस्ट होता है तो ट्रेडिंग लॉट कितना होगा 1 CR का ट्रेडिंग लॉट रहेगा। और इसके बाद में हमारा दूसरा कठिन टॉपिक आ जाता है इन्वेस्टमेंट बाय एआईएफ। पूरा फोकस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ, कि आप एआईएफ जब इन्वेस्टमेंट ले रहा है तब क्या प्रोविजन फॉलो करना है। यूनिट्स में इशू करेंगे, इंडिया फॉरेनर एनआरआई किसी से भी ले सकते हैं, प्लेसमेंट मेमोरेंडम से लेंगे 20 करोड़ 1 करोड़ 2.5% ऑफ 5 CR एंड 1000। याद आ गया सबको? ये था इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ। अब आता है इन्वेस्टमेंट बाय एआईएफ, कि कभी भी एआईएफ अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, इफ एआईएफ इज मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, तो एआईएफ को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पूरा फोकस यहीं पे। सबसे पहला, एआईएफ अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया के बाहर अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरबीआई और सेबी के रूल्स को फॉलो करना है। कि अगर कभी वो इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको आरबीआई और सेबी के रूल्स को फॉलो करना है। वैसे ही होता है कि अगर वो इंडिया के बाहर से इन्वेस्टमेंट ले भी रहा है तो भी उसको आरबीआई सेबी के रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे एक सेबी ने लिमिट दे रखी है टोटल 150 मिलियन US की लिमिट, इतना तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 1500, मैंने क्या बोला 150, 1500 मिलियन US की एक लिमिट दे रखी है। यहां तक एआईएफ इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। पहला पॉइंट हो गया, एआईएफ अगर इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है तो कर सकता है क्या, आरबीआई और सेबी के रूल्स के अंतर्गत कर सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर कभी भी एआईएफ ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहां पर उसका मैनेजर या स्पॉन्सर का को इन्वेस्टमेंट है, सो द को इन्वेस्टमेंट कैन नेवर बी एंड इन अ मोर फेवरेबल टर्म्स। याद आ रहा है ना कि हमारा स्पॉन्सर ये नहीं कि हमने एआईएफ का डील कराया 1000 करोड़ का, इसके लिए मेरे 10 करोड़ सस्ते में इन्वेस्ट कर दो, नहीं। अगर कहीं पे भी को इन्वेस्टमेंट हो रहा है उन लोगों का तो इट कैन नॉट बी ऑन मोर फेवरेबल टर्म्स। दूसरा पॉइंट। फिर आता है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में 2 चीजें कवर कर लेते हैं हम लोग, कि हम एक कंपनी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर पाएंगे। अगर हम कैटेगरी 1 एंड 2 हैं तो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं 25% ऑफ योर इन्वेस्टेबल फंड। इन्वेस्टेबल फंड का 25% एक कंपनी में, और वो भी अगर आपका लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्ट है तो 50% कर सकते हो। अगर हम कैटेगरी 3 हैं तो हम एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं नॉट मोर देन 10%। अगर आप अक्रेडिटेड इन्वेस्टर हो लार्ज वैल्यू फंड वाले तो उस केस में आप कर सकते हो 20%, दैट्स इट ऑफ इन्वेस्टेबल फंड। उसमें एक स्पेशल केस हमने लिखा था, ये स्पेशल केस है एकदम सुपर स्पेशली, कि अगर कैटेगरी 3 इन्वेस्ट कर रहे हैं लिस्टेड इक्विटी तो उसके अंदर हम उनके लिमिट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड या 20% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड की जगह कर देते हैं 10%, 20% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड और नेट एसेट वैल्यू व्हिचएवर इज, मतलब यू कैन यूज इट अप, जो आपको हायर है वैसा आप लिमिट ले लोगे एकदम मस्ती से। अब ये कैटेगरी हमारा पॉइंट नंबर सीओडी एकदम मस्ती से। पॉइंट नंबर सी कहता है अगर कैटेगरी 1 एंड 2 है तो एक कंपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है।
1 एंड 2 है तो 25% इन्वेस्टेबल सरप्लस, इन्वेस्टेबल फंड, और अगर हम लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर हैं तो 50%। तो स्पेशल प्रोविजन को छोड़ता हूं मैं पूरा ही, मैं सिंपल बात करता हूं, कैटेगरी 1 और 2 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में कितना कर सकते हैं, 25%। याद ऐसे रखना है कि पहले 25% याद होना चाहिए, फिर 50 वगैरह याद आ जाएगा। तो नॉर्मली अगर कोई भी कैटेगरी 1 और 2 एआईएफ है तो 25% एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर किया हुआ है इन्होंने। और वहीं अगर कैटेगरी 3 है तो वो एक कंपनी में सिर्फ 10% इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज रिस्क कितना है कि आप 10% ज्यादा एक कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, आप डेरिवेटिव वगैरह कर रहे हो तो 10% ही करो। लॉजिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मेरे पास में 1 करोड़ रुपए हैं और मैं मार्केट में खुद ट्रेड कर रहा हूं और मैं प्रॉपर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं, तो उस केस में मुझे बोला कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है क्या, तो ठीक है, आप 25% ऑफ योर अमाउंट आप एक कंपनी में करोगे तो भी चलेगा। 25 लाख भी एक कंपनी के शेयर्स ले रहा हूं, चल रहा है। लेकिन अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं तो मुझे सजेस्ट करेंगे नहीं नहीं, अब आपके टोटल का 10% ही करो, क्योंकि रिस्की है ना। दैट इज द गेम, वेरी लॉजिकल। फिर ये 10 हो जाएगा, 20, 25 हो जाएगा, 50 अगर हम लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर बी एंड सी। सी एंड डी, सी एंड डी के बाद ई पे आते हैं। एआईएफ अगर दूसरे एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकता है तो ये एआईएफ किसी और एआईएफ से पैसा रेज नहीं कर पाएगा। कभी भी एआईएफ की 2 लेयर अलाउड नहीं है। अगर मैं एआईएफ हूं और मैं दूसरे एआईएफ से पैसा ले रहा हूं, हमने लीगली प्रोविजन पढ़ा था ना, जिसकी कैटेगरी 1 सेम सब कैटेगरी को दे सकता है, कैटेगरी 2 को दे सकता है, कैटेगरी 2 किसी भी कैटेगरी 1 को दे सकता है या कैटेगरी 2 को दे सकता है, कैटेगरी 3 कहीं भी दे सकता है। तो ये अगर कहीं पे भी दे रहे हैं तो अगर एक एआईएफ किसी और एआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये एआईएफ कभी भी किसी एआईएफ से पैसा रेज नहीं कर सकता। तो इफ एआईएफ वांट्स टू इन्वेस्ट इन सम अदर एआईएफ, इट कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम एनी एआईएफ। तो 2 लेयर्स अलाउड नहीं है। सो इफ अलाउड बाय प्लेसमेंट मेमोरेंडम टू इन्वेस्ट इन एनी अदर एआईएफ, देन कैन नॉट इशू यूनिट्स और रेज मनी टू एनी एआईएफ। आप किसी भी एआईएफ से कोई यूनिट्स इशू नहीं कर सकते, एआईएफ से मनी रेजिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है। ई के बाद में एफ, अगर, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट था बिकॉज इसको बाद में स्पेशल सिचुएशन फंड ने तो पूरा डिबार कर दिया था, याद आ रहा है। यहां पे अलाउड है। नॉर्मल एआईएफ कहता है कि नॉर्मल एआईएफ अगर कभी भी इन्वेस्ट कर रहा है अपने एसोसिएट में, या फिर वो इन्वेस्ट कर रहा है ऐसे एआईएफ में जहां पे स्पॉन्सर मैनेजर जो हमारे हैं वही वहां पे भी स्पॉन्सर मैनेजर है, या फिर हमारे जो स्पॉन्सर मैनेजर है उनके एसोसिएट वहां पे स्पॉन्सर मैनेजर है। 3 केस। अगर एक एआईएफ कर रहा है इन्वेस्ट इन इट्स एसोसिएट, या फिर इन अनदर एआईएफ वेयरइन वी हैव कॉमन स्पॉन्सर मैनेजर और एसोसिएट ऑफ आवर स्पॉन्सर मैनेजर इज अ स्पॉन्सर मैनेजर देयर, इन 3 केसेस में अगर आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने यूनिट होल्डर से लेना होगा अप्रूवल ऑफ 75%। स्पेशल सिचुएशन फंड में तो ये डिबार्ड ही है, यहां पे उन्होंने पूरा डिबार्ड नहीं किया नॉर्मल एआईएफ के लिए, लेकिन आपको 75% का अप्रूवल लेगा। एफ। इसके बाद में आ जाते हैं जी के ऊपर। अनइन्वेस्टेड अमाउंट अगर आपका कोई है तो आप 3 जगह पे रख सकते हो। अनइन्वेस्टेड अमाउंट पेंडिंग यूटिलाइजेशन, कि आपको कोई भी अनइन्वेस्टेड अमाउंट रखा है, अभी तक यूटिलाइजेशन बाकी है या रियलाइज कर दिया है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, जब तक भी आपके ऐसे टेम्पररी फंड्स हैं ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो 3 जगह पे। पहला इज लिक्विड म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट्स और एनी अदर गुड क्वालिटी लिक्विड असेट्स, हायर क्वालिटी का लिक्विड एसेट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। तो ये अनइन्वेस्टेड पोर्शन यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आ सकता है, एआईएफ में आल्सो एक्ट एज नॉमिनेटेड इन्वेस्टर अंडर आईसीडीआर रेगुलेशन। ये हो गए आपके बहुत सारे पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को याद रखना भी बहुत कठिन है, एकदम अच्छे से ध्यान रखना है हमको। अब इन पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, याद आ रहा है ऐसा कुछ किया था हमने उस टाइम पे, यस। अब हम अभी याद करने की कोशिश करें, पहला पॉइंट क्या कह रहा था। पहले पॉइंट ने बोला था इंडिया के बाहर, हाँ याद आ गया। पहला पॉइंट कह रहा है कि एआईएफ अगर इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है तो आरबीआई और सेबी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट को इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था क्या, दूसरा पॉइंट बोल रहा था कि एआईएफ भी कहीं इन्वेस्ट कर रहा है और उसका स्पॉन्सर भी सेम जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, को इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हो गया, ठीक है। सी और डी लिमिट बताते हैं कि एक कंपनी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, सही है। एआईएफ बताता है किसी भी एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, सी बताता है फॉर कैटेगरी 1 एंड 2 और डी बताता है फॉर कैटेगरी 3, ठीक है। ई बताता है कि एक एआईएफ दूसरे एआईएफ में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फिर ये किसी भी एआईएफ से पैसा रेज नहीं कर सकता, ठीक है। एफ क्या बताता है, कॉमन मैनेजर वाला 75% का अप्रूवल लगेगा 3 केसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बताता है। जी बताता है अनइन्वेस्टेड पोर्शन को हम कहां पार्क कर सकते हैं, और लास्ट पॉइंट तो थियोरेटिकल है कि आप नॉमिनेटेड इन्वेस्टर की तरह काम कर सकते हो। ये पॉइंट्स हैं सारे के सारे, 3-4 बार भी हमने। सबसे पहले कंटेंट अंदर का बहुत अच्छे से समझ लेना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर इस तरह से पढ़ना तो ईजी हो जाता है। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ही थे क्या, 8 जो हमने पढ़ा, A B C D E F G H।
अब आप खुद से नोट्स में नहीं देखना, स्क्रीन पे देखो कि आपको कितने याद आ रहे हैं, क्या क्या था। मन में चलिए देखते हैं आपको कितने याद आ रहे थे, मुझे कितने याद आ रहे हैं। फर्स्ट के अंदर एआईएफ अगर इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है आरबीआई से भी 1500 मिलियन $। बी के अंदर को इन्वेस्टमेंट है, हम भी वहां कर रहे हैं, तुम भी वहां कर रहे हो, मोर फेवरेबल टर्म्स पे नहीं करने देंगे। सी और डी मैक्सिमम लिमिट बताते हैं, 25% है सी में, डी में है 10%। लार्ज वैल्यू के लिए 20 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है सर। फिर ई पॉइंट, रुक जाओ मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई बात बताना मुझको, मदद मत करो। मान लेते हैं मैं ई याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं जाना चाहता हूँ एफ पे, मुझे तो एफ भी याद नहीं आ रहा। फिर रुक जाओ, कोई बात नहीं, मुझे एंड के दो याद आ रहे हैं कि जो मेरा अनइन्वेस्टेड पोर्शन है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो उसकी लिमिट है, 3 ऑप्शंस दे रखे हैं मुझको। और लास्ट में हो गया कि नॉमिनेटेड इन्वेस्टर की तरह काम कर सकते हैं। अब मुझे 2 याद नहीं आ रहे, अब अगर मैं सोचूंगा तो धीरे धीरे याद आ जाएंगे। इन 2 में से एक है, एक एआईएफ, दूसरे एआईएफ में इन्वेस्टमेंट का लिमिट, और एक 75% वाला। इट इज परफेक्टली कैसे याद आ जाता है आपको, ओवरऑल कितने पॉइंट्स है, फिर एक एक करके जो मिस हो गए उनको छोड़ दो, एंड में देखो अरे हाँ ये वाले मिस हुए। और सीक्वेंस डज नॉट मैटर हियर, आप कोई सा भी किसी भी सीक्वेंस में लिखो, ये कोई प्रोसेस थोड़ी ना है कि सीक्वेंस में लिखना है। ये है इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन। आर वी गुड हियर? एंड दिस वाज अनदर हॉट टॉपिक इन सेंस कि ये पढ़ने में परेशानी होती है, इस कारण से हॉट टॉपिक, जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशन। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने यही 2 टॉपिक ऊपर पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ, और अगर इंडिया के बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्या। अब इन्वेस्टमेंट बाय एआईएफ के रेस्ट्रिक्शन, इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या, बेसिक चीज़ें। एआईएफ को सेबी अलॉट करता है द इन्वेस्टमेंट लिमिट ओवरसीज, हर एक एआईएफ को ओवरऑल लिमिट में से अपना अपना चंक देता है कि इतना लिमिट आप यूज कर सकते हो। सेकेंड, इन्वेस्टी कंपनी टू हैव इंडियन कनेक्शन, जो भी आपकी इन्वेस्टी कंपनी है उसका कुछ इंडियन कनेक्शन होना चाहिए, देखते हैं। थर्ड, कंट्रीज सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर शुड बी ईदर सिग्नेटरी टू IOSCO's multilateral MOU और bilateral MOU with SEBI। एंड नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड अगर एफएटीएफ ने डेफिशिएंसी है डिक्लेयर कर दिया है, या डेफिशिएंसी थी और आप कोई एक्शन प्लान भी कमिट नहीं कर रहे हो और आप कोई भी सफिशिएंट प्रोग्रेस भी नहीं कर रहे हो। सेम पॉइंट आ गए, बस यहां पर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाला पॉइंट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम आ जाता है, इजी। इफ एनी, अब लास्ट के 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाते हैं। इफ एनी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और वेंचर कैपिटल फंड इज लिक्विडेटेड, कोई भी एआईएफ है उसको सेबी ने लिमिट दी थी, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया तो अब लिक्विडेट कर दिया है, तो अब ये लिमिट पेंडिंग है ना, तो कोई और एआईएफ इस लिमिट को यूटिलाइज कर सकता है विद सेबीज अप्रूवल। If any AIF or venture capital fund has liquidated investment outside India, all AIF venture capital fund are eligible to reinvest। सब लोग एलिजिबल हैं, सभी का अप्रूवल लेके आप इस लिमिट के मजे ले सकते हो। While selling investment outside India, मैंने इंडिया के बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट किया था एज एन AIF, अब मैं उसको बेच रहा हूँ, तो मुझे तब ध्यान रखना है द बायर शुड बी एलिजिबल अंडर ODI, कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बायर होना चाहिए एलिजिबल, एकदम 80 से। ये हो गया हमारा एक बेसिक पॉइंट। अब ये बेसिक पॉइंट यहाँ पर देख लिया हमने। अब अगर मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, इसके बाद में एक्चुअली रुको, खत्म, ये कोर प्रोविजंस यहाँ पे रैप अप हो गए। कोर प्रोविजंस बस इतने ही है। अब अगर हम कोर प्रोविजंस की बात करें तो आप 1 2 3 4 इनको हटा दो तो बाकी सब तो एकदम ही फुद्दू है ना, तो चैप्टर डिफिकल्ट तो हो ही नहीं सकता अगर आप। और मैं यहां पे भी आता हूं, एआईएफ की डेफिनेशन इजी है, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर इजी है, कैटेगरीज ऑफ एआईएफ भी इजी है, थोड़ी मेहनत लगती है टाइप्स ऑफ कैटेगरी 1 के अंदर। तो अभी तक के चैप्टर में अगर हम मार्क करें तो मेहनत करने के तो 5 ही पॉइंट है, बाकी तो हमको ऑलरेडी याद है, कुछ है ही नहीं, वेरी इजी। इसमें थोड़ा और एफर्ट्स देने पड़ेंगे। अब अगर यहां से हम फटाफट से देखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ एआईएफ, रजिस्ट्रेशन ऑफ एआईएफ इज मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन टाइम में हमको कैटेगरी बतानी होती है और कैटेगरी चेंज करने के लिए हमको
सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है साहब। और उसके बाद में एक एफ के मल्टीपल स्कीम हो सकते हैं। ऑनलाइन फाइलिंग, रिपोर्टिंग, अप्रूवल, सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा अब। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी, मेथोडोलॉजी, पर्पस, ये सब बताना है। और अगर स्ट्रैटेजी चेंज करनी तो 2/3 का अप्रूवल। फिर आ गया इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ। एआईएफ में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अब वो पिक्चर मेमोरी में ध्यान आना चाहिए। ये होगा इंडियन, फॉरेनर, एनआरआई से कर सकते हैं, यूनिट्स इशू करके होगा, जो कि डीमैट फॉर्म में होगा, प्लेसमेंट मेमोरेंडम से होगा। 20 करोड़, 1 करोड़, 2.5% और 5 करोड़, 1000 में मैक्सिमम इन्वेस्टर, डन है। फिर 2 लाख और 5 करोड़ सोशल इंपैक्ट फंड के लिए लिमिट चेंज हो जाती है। और अगर 20 करोड़ से कम आए तो क्या होगा, बहुत इजी। फिर आ गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर आप एआईएफ में ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्नेटरी टू मल्टीलेटरल एमओयू ऑफ आईएससीओ या फिर बायलेटरल, ये तो होना चाहिए इन दोनों में से एक। साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिस्ट के हिसाब से अगर आप डिबार्ड हैं, और साथ में एफएटीएफ ने भी या तो डेफिशिएंसी बता दी है या फिर आप डेफिशिएंसी पे कुछ काम नहीं कर रहे हो, एक्शन प्लान नहीं है, सफिशिएंट प्रोग्रेस नहीं, ये बता दिया है, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद में प्लेसमेंट मेमोरेंडम, इसमें आपको जगत भर की चीजें देनी है, हर वो चीज बतानी है जिससे कि इन्वेस्टर अपना डिसीजन ले पाए। फिर आ गया लॉन्च ऑफ स्कीम एंड मेथोडोलॉजी, कि कभी भी अगर आपको स्कीम को लॉन्च करना है, लॉन्च करने के 30 डेज पहले आपको सेबी को ड्राफ्ट स्कीम देनी पड़ेगी। बायो मर्चेंट बैंकर को साथ में ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। दिस मर्चेंट बैंकर शुड नॉट बी एन एसोसिएट। सेबी के 30 डेज होते हैं, वो उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करके बता सकता है। उसके बाद में आ गया टेन्योर, कैटेगरी 1 और 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 और 2 के अंदर इट हैज टू बी क्लोज एंडेड, मिनिमम टेन्योर 3 इयर्स, एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 2 इयर्स बाय अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर्स। और अगर आपका लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर है तो कितना भी बढ़ा सकते हो। कैटेगरी 3, इट कैन बी ओपन और क्लोज, अगर क्लोज है तो 2 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो आप, और लार्ज वैल्यू फंड फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर कितना भी एक्सटेंशन ले सकते हो आप। फिर लिस्टिंग ऑप्शनल है, लेकिन मिनिमम ट्रेडेबल लॉट कितना हो जाएगा, 1 CR अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशन के हमने सारे पॉइंट पढ़े कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और इंडिया के बाहर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। अरे इतना तो इजी चैप्टर है, कहाँ हम कह सकते हैं इस चैप्टर को डिफिकल्ट। दिस चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट, बस वो है कि रिविजन वीडियो बनाने का पर्पज ही यही है कि जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे पहले इस रिविजन वीडियो से ही करना है। जब रिवीजन वीडियो आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत चैप्टर ऑलरेडी याद आ जाएगा, फिर आप पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ो, फिर वापस रिवीजन वीडियो देखो, तब आपको लगेगा अरे यार तो जबरदस्त। इसको हम नाम देते हैं सैंडविच रिवीजन, आएंगे इसके ऊपर बाद में। ये रिवीजन शुरू भी होता है वीडियो के साथ, क्विक रिवीजन वीडियो के साथ, फिर हम पूरा चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर वापस वीडियो देखते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं तो हमको अच्छे से समझता नहीं है, और जब हम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद वापस वीडियो देखते हैं तो हमको सब कुछ समझता है और वो लिमिट्स दिमाग में बैठती जाती है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते हैं। अब ये प्रोविजन में कुछ सब इजी प्रोविजन है। कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट, कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो कि हमारे एआईएफ के मैनेजर को देनी होती है टू स्पॉन्सर और ट्रस्टीज ईयर एंड पे। जैसे ईयर एंड होता है उसके 30 डेज के अंदर हमको रिपोर्ट बना के देनी है टू आर स्पॉन्सर और ट्रस्टी। स्पॉन्सर ट्रस्टी के पास 30 डेज है, वो इसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जर्वेशन आ गया तो उस पर अपना रिप्लाई वापस हमको यहां पे बना के देना है। दिस इज कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट। आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये रहा, नहीं ये नहीं है, कहां गया, ये रहा कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट। डायग्राम एक जैसा दिख रहा था। मैनेजर ने विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट देनी है टू स्पॉन्सर एंड ट्रस्टी। स्पॉन्सर एंड ट्रस्टी अपना ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं विद इन नेक्स्ट 30 डेज, और मैनेजर को इसके ऊपर अपना रिप्लाई देना विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ऐसा कुछ ना था, टाइमलाइन लिखनी नहीं है, बट हाँ ईयर एंड होते ही आपको 30 डेज के अंदर मैनेजर को, स्पॉन्सर ट्रस्टीज को, मैनेजर हैज टू गिव अ कंप्लायंस टेस्ट रिपोर्ट टू स्पॉन्सर एंड ट्रस्टी, दे विल गिव देयर ऑब्जर्वेशन विद द नेक्स्ट 30 डेज। उसके नेक्स्ट 15 डेज में उसको मैनेजर को अपना रिप्लाई देना है। अरे पर्पस ये है कि साल के एंड में मैनेजर बताएगा कि मैंने साल भर में इस एआईएफ को कैसे मैनेज किया। स्पॉन्सर आर दोज हु हैव सेट इट अप, प्रमोटर जैसे। ट्रस्टीज आर दोज जो कि बस वहां पे आ रहे हैं कि हाँ सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। एक्चुअली पूरा मैनेजमेंट तो मैनेजर के हाथ में, तो मैनेजर को बताने भाई मैंने सब कंप्लायंस से किया ऐसा। इसके बाद में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ऑपरेशनल प्रूडेंशियल एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स ऑफ एआईएफ। ऑपरेशनल प्रूडेंशियल एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्रूडेंशियल पे आ जाते हैं। तो 2 नॉर्म्स पढ़े थे हमने, रिस्क मैनेजमेंट और प्रूडेंशियल, विच वर एप्लीकेबल फॉर कैटेगरी 3। अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान से देखते हैं। पहला रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी आपके पास कंपल्सरीली होनी चाहिए। सो फॉर कैटेगरी 3 एआईएफ जो कि लेवरेज इंप्लॉय करते हैं, कैटेगरी 3 एआईएफ ही तो लेवरेज कर सकते हैं, और वो भी चाहे तो करेंगे चाहे तो नहीं करेंगे। तो कैटेगरी 3 एआईएफ जो लेवरेज इंप्लॉय करते हैं, दे नीड टू कंपल्सरीली हैव अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एंड ऑल द कैटेगरी 3 एआईएफ नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रेड। तो पहला है आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो हमारे 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रिडम्पशन नॉर्म्स एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो एआईएफ पे रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ये कैटेगरी 1 और 2 पे एप्लीकेबल नहीं है,
कैटेगरी 3 में जो लेवरेज इंप्लॉय करते हैं उनको एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रखना है और सारे कैटेगरी 3 को अपने पूरे ट्रेड का एक रिकॉर्ड रखना है। लास्ट में आता है प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट। प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट भी है कैटेगरी 3 विच हैव अंडरटेकन लेवरेज। कैटेगरी 3 जिन्होंने लेवरेज ले रखा है उनको हमेशा ध्यान रखना है कि उनका जो लेवरेज है वो उनके नेट एसेट वैल्यू के डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्रूडेंशियल नॉर्म है उनका। लेवरेज का मतलब होता है आपका जितना भी एक्सपोजर है अभी, भले बाय कॉन्ट्रैक्ट या सेल कॉन्ट्रैक्ट में, भले लॉन्ग में या शॉर्ट में, आफ्टर जो भी ऑफसेटिंग से भी अलाउ करता है, उसके बाद में जो आपका लेवरेज है, ये जो आपका एक्सपोजर है, इट शुड नेवर बी ट्वाइस ऑफ योर नेट एसेट वैल्यू। दिस इज अ प्रूडेंशियल नॉर्म। एकदम सिंपल देखो, हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशनल नॉर्म, प्रूडेंशियल नॉर्म, रिपोर्टिंग नॉर्म ऑफ एआईएफ। उसमें पहला हो गया रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म और प्रूडेंशियल नॉर्म। रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म ये कहता है कि कैटेगरी 3 एआईएफ जिन्होंने लेवरेज इंप्लॉय किया है उनको रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रखना है। कैटेगरी 3 एआईएफ जिन्होंने लेवरेज इंप्लॉय किया है उनको ये प्रूडेंशियल लिमिट के अंदर रहना है। द लिमिट इज आपका जो भी लेवरेज है इट कैन नॉट बी मोर देन 2 टाइम्स ऑफ योर नेट एसेट वैल्यू। एकदम ईजी। इसके बाद में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, वो तो ईजी है, सारे एआईएफ को रिपोर्टिंग करनी है सेबी को। बस हाँ, जो एआईएफ ने लेवरेज नहीं लिया, मतलब कैटेगरी 1, 2 और 3 में जिन्होंने लेवरेज नहीं लिया उनको रिपोर्टिंग करनी होती है क्वार्टरली, और कैटेगरी 3 में जिन्होंने लेवरेज ले लिया उनको रिपोर्टिंग करनी होती है मंथली। इट इज वेरी इजी। और रिडम्पशन नॉर्म्स की बात करते हैं तो क्लोज एंडेड का तो कोई इशू ही नहीं है। 1 और 2 तो हमेशा क्लोज एंडेड होते हैं। कैटेगरी 3 में जो ओपन एंडेड है उनको एक लिक्विडिटी पॉलिसी भी रखनी है ताकि उनकी लिक्विडिटी हमेशा मैनेज्ड रहे। एंड दिस इज ऑपरेशनल, प्रूडेंशियल एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स फॉर एआईएफ। जबरदस्त। चलो देखते हैं। 4 नॉर्म्स ध्यान रखने, स्क्रीन पे ध्यान, नोट्स में नहीं देखोगे। पहला मैं बात कर लेता हूं रिस्क मैनेजमेंट और एक बात करता हूं प्रूडेंशियल नॉर्म्स का। इसमें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो कैटेगरी 3 है उसमें से भी जो लेवरेज लेता है उसका एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। प्रूडेंशियल नॉर्म में जो कैटेगरी 3 है जो लेवरेज लेता है उसको इंश्योर करना है जो भी लेवरेज है वो कभी भी ट्वाइस ऑफ एनएवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इजी, खत्म। फिर जितने भी कैटेगरी 3 है उन सबको सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रखना है, ये अलग बात हुई। फिर उसके बाद में हमारा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये तो फुद्दू है, सारे एआईएफ को क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी है। कैटेगरी 3 एआईएफ जिसने लेवरेज ले लिया उसको मंथली रिपोर्टिंग करनी है। फिर हो गया लिक्विडिटी की बात कर लेता हूं, तो लिक्विडिटी के अंदर क्या हो गया, कैटेगरी 3 एआईएफ जो कि ओपन एंडेड है उसको एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसेस भी रखना है, क्योंकि उसको तो लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी ना, कोई कभी भी आ सकता है यूनिट्स को विड्रॉ करने के लिए। याद आ रहा है, डिस्कस किया था पूरा। यस, वंडरफुल, इजी। इस ऑपरेशनल की अगर मैं बात करता हूं फिर क्या बच जाता है, फिर कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। फिर सीधा हमें एंड में लिस्टिंग के लिए एक चीज आ जाती है कि अगर कभी भी एआईएफ लिस्ट होना चाहता है, उसको मस्ती हो गई कि मुझे लिस्ट करना है, लिस्ट होना है, तो उसका प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस है कि पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, फिर आपको सेबी से अप्रूवल लेना है, फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज से फाइनल अप्रूवल लेना है। तो पहले आप लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल, फिर आप लेते हैं सेबी से अप्रूवल, सेबी से, और फिर आप लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज से फाइनल लिस्टिंग अप्रूवल। फिर उन्होंने बताया कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज के पास अप्रूवल लेने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएंगे। तो एक डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट दी है यहाँ पे कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको स्टॉक एक्सचेंज को देने हैं एट द टाइम ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल, फिर स्टॉक सेबी का अप्रूवल, फिर एट द टाइम ऑफ फाइनल अप्रूवल आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। खत्म। और लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारे एआईएफ रेगुलेशन का, गाइडलाइंस ऑन डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग एंड क्लैरिफिकेशन अंडर एआईएफ रेगुलेशन, कि रिसेंटली क्या क्या क्लैरिफिकेशन लेकर आए। तो रिसेंटली 3 क्लैरिफिकेशन लेकर आए हैं ये। सबसे पहली चीज, कैटेगरी 3 एआईएफ जो है उसको अपना लेवरेज का डिटेल बताना होता है बाय द नेक्स्ट डे। आज के दिन भर में हमने कितना लेवरेज एक्सरसाइज किया, हमने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने किए, आई हैव टू डिस्क्लोज इट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डे टू कस्टोडियन। तो आज मंडे है, आज मैंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें मेरा जितना भी लेवरेज हुआ, जितनी भी बोरिंग हुई है, वो मुझे अगले दिन, कल के दिन तक कस्टोडियन को बतानी है। एकदम सिंपल। तो पहला हमने पढ़ा कि ये चेंजेस आए एआईएफ में, क्या क्या क्लैरिफिकेशन है। तो पहला क्लैरिफिकेशन है कैटेगरी 3 को अपना लेवरेज अगले दिन तक बताना होता है। तो आज के डे एंड पे जो लेवरेज है वो कल तक बताना है। नेक्स्ट, एआईएफ अपने इन्वेस्टर को प्लेसमेंट मेमोरेंडम में डिस्क्लोज कभी कभी कुछ चीजें नहीं करता था, तो उस पर भी क्लैरिफिकेशन आया कि आपको फीस एंड चार्जेस और डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एआईएफ ये डिटेल्स तो बतानी ही होंगे कंपल्सरीली। फिर आ गया हमारा चेंज इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम, कि कभी भी अगर आप अपने प्लेसमेंट मेमोरेंडम में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी। इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम तो आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना कंपलसरी है। ये 3 है जो चेंज है। फिर आया एग्जिट अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे साहब, तो फिर ऐसे देंगे, अगर ओपन एंडेड है तो आप मैनेजर ऑफ एआईएफ विल बाय और दे विल अरेंज इन एनी पर्सन हु विल बाय, या फिर यू विल कैन इवन रिडीम द यूनिट्स एंड बाय। तो ये कब होगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ ओपन एंडेड। वहीं अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी क्लोज एंडेड में कर रहे हैं तो मैनेजर विल हैव टू मैनेज एंड बाय, कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जिट प्राइस, क्योंकि ये क्लोज एंडेड है, याद आ रहा है,
अगर आपका क्लोज एंडेड है तो आप एग्जिट प्राइस डेली बेसिस पे तो कैलकुलेट ही नहीं करते थे, तो यू विल अपॉइंट 2 लिक्विडेटर, उनकी प्राइस का जो एवरेज होगा वो कम से कम आप पे करेंगे। तो ओपन एंडेड में 2 ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति मैनेजर वगैरह है, कोई भी व्यक्ति बाय कर लेगा, या हम हमारे असेट्स को बेच के भी रिडीम कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज एंडेड है तो मैनेजर या कोई व्यक्ति को बाय करना पड़ेगा और प्राइस भी लिक्विडेटर का एवरेज आएगा। द क्वेश्चन हियर इज गाइडलाइंस ऑन डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग एंड क्लैरिफिकेशन, क्या क्या गाइडलाइंस है, और उसके अंदर ये 3 गाइडलाइंस आई है नई नई, चेंजेस क्लैरिफिकेशन दोनों दिए। पहला हो गया लेवरेज आपको डिस्क्लोज करना है बाय द वेरी नेक्स्ट डे पे आपको लेवरेज डिस्क्लोज करना है, जो भी आज का लेवरेज है। सेकंड चीज आ गई कि आप प्लेसमेंट मेमोरेंडम में 2 चीजें तो भूलोगे ही नहीं, कि आपके फीस एंड चार्जेस क्या होते हैं या डिस्प्लिनरी एक्शन क्या लिया है। और तीसरा, कभी भी प्लेसमेंट मेमोरेंडम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना अनिवार्य है। सर एग्जिट अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे? अगर आपका ओपन एंडेड है तो वैसे भी ओपन ही था ना, तो मैनेजर मस्ती से खरीद सकता है, या फिर जरूरत पड़े तो यूनिट्स भी बेच देना, कोई लोड नहीं है। क्लोज एंडेड है तो मैनेजर या कोई पर्सन खरीद सकता है बस। सो प्राइस कैसे लाएंगे? प्राइस आप 2 वैल्यूअर को अपॉइंट कर दिया और उनका जो भी प्राइस है उसका एवरेज कम से कम इस प्राइस पे आप लिक्विडेट करेंगे, इजी पीजी। और यहाँ पे ये सब चीजें विद रिस्पेक्ट टू AIF रेगुलेशन कम्स टू एन एंड। बने रहना यहाँ पे। अब अगर मैं देखता हूं तो AIF का जो वीक कोर प्रोविजन हो गया वो सब कंप्लीट हो गया। अब AIF के अंदर क्या होता है? AIF के अंदर चैप्टर 1, 2, 3। चैप्टर 1 तो बेसिक है, जिसके अंदर बात करते हैं वही शॉर्ट आर्टिकल एक्शन डेफिनेशंस। चैप्टर 2 के अंदर उन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन की बात की है जो हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है। चैप्टर 3 ऑफ AIF रेगुलेशन, जो एक्चुअल रेगुलेशन का बेयर टेक्स्ट है, वो हमारे सिलेबस में बहुत सारा है, वो हमने पूरा पढ़ लिया। फिर चैप्टर 3A और 3B आते हैं। चैप्टर 3A टॉक्स अबाउट एंजल फंड एंड 3B टॉक्स अबाउट स्पेशल सिचुएशन फंड। पूरा फोकस यहीं पे। एंजल 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 कहाँ है? ये रही हमारी एंजल। चलो फोकस करना है यहाँ पे। कुछ बच्चे शायद बीच में ऐसा परेशान हो रहे थे कि ये फोटो नहीं है वगैरह, एकदम मजे में रहो। पूरा रिवीजन होने के बाद में अगर आपको लगता है ना कि कोई भी फोटो मिसिंग है तो मुझे कह दो, एकदम मजे में रहो। अभी कोशिश इस चीज पे करो आप कि कोई भी चीज लगती है आपने ड्रॉ नहीं की, वैसे मैंने सब क्लास फाइल्स में डाला है, पर अगर 1-2 कहीं मिस हो गया कुछ तो आप मुझे बोल देना, तो पूरा रिवीजन सेशन होने के बाद मैं आपको दे दूंगा, एकदम मजे में रहो। अभी आपका 100% फोकस इस चीज पे रखो कि आपको कितना याद आ रहा है। देखो पिछले इतने दिनों से हमने खोद के एफ को पूरा पढ़ा, तब हमें लग रहा था कि इसको समराइज कैसे करेंगे, इतना सारा याद कैसे रहेगा। अभी हमारा फोकस होना है कि इसको याद कितना कर सकते हैं। यहां तक अगर 70-80% हम क्लास में करके जाते हैं तो जो आपके सेल्फ स्टडी के एफर्ट्स में थोड़े से कम हो जाएंगे, और एफर्ट्स तो लेने ही है और बेटर तरीके से याद हो जाएगा। एंड दिस वीडियो विल बी विथ यू फॉर एवर, मतलब ऐसा अनलिमिटेड व्यूज टाइप यूट्यूब पे रहेगा, तो आपको जितनी बार देखना है आप देख के अपनी चीज को और स्ट्रॉन्ग कर पाते हो। तो पूरा फोकस करो यहाँ पे, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो। कि मुझे 4 में से 3 पॉइंट तो याद ही है, तो ऑलरेडी यू आर एट अ गुड पेडिस्टल, ऐसा कोशिश करो। अभी लोड मतलब फोटो वगैरह का। एंजल फंड पे आते हैं हम लोग। एंजल फंड के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि दिया गया चैप्टर 3A का मतलब ये हो गया कि पहले ये बेरेक्ट में नहीं था, बाद में इसको ऐड किया है 3A ऑफ AIF रेगुलेशन। सबसे पहले बेसिक चीज की बात करें एंजल फंड के बारे में, तो एंजल फंड इज अ टाइप ऑफ सब कैटेगरी ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। मतलब AIF कैटेगरी 1 उसमें 4 है, उसमें से जो पहला है वेंचर कैपिटल फंड, उसी का एक टाइप होता है एंजल फंड। एंजल फंड क्या करता है? एंजल फंड रेजेस मनी फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टेड एज पर चैप्टर 3A। तो अगर कोई भी पूछता है व्हाट इज एंजल फंड, तो पहला लाइन ये होना चाहिए हमारा, एंजल फंड रिफर्स टू अ फंड व्हिच रेजेस मनी फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टेड एज पर चैप्टर 3A। फिर सवाल आता है कि एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? हमारा दिमाग अक्रेडिटेड इन्वेस्टर और एंजल इन्वेस्टर को मिक्स करता है, तो उसको थोड़ा सा सेपरेट आउट करके पढ़ना है। ये है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर रिफर्स टू एनी इंडिविजुअल जिसका मिनिमम नेट टेंजिबल एसेट, समझना, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर में वो टेंजिबल एसेट की बात भी नहीं आती, सीधे नेटवर्थ ही बोलते हैं सबके लिए। यहां पर ये बोलते हैं कोई भी इंडिविजुअल जिसका मिनिमम नेट टेंजिबल एसेट है 2 करोड़ का, एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रेसिडेंस। ये कंसेप्ट ही एंजल के लिए लाया गया। अक्रेडिटेड में ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कोई सा वैल्यू है, बट आपका कम से कम 3.75 का फाइनेंशियल एसेट है क्या, चलेगा। 2.5 का फाइनेंशियल एसेट है क्या, चलेगा। ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपका कम से कम नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए 2 करोड़ का, एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ ए प्रिंसिपल रेसिडेंस, एंड यू शुड बी वन ऑफ दीज 3। या तो आपके पास होना चाहिए अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, या फिर आप होने चाहिए सीरियल एंटरप्रेन्योर, या फिर आप लोग होने चाहिए सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। इन तीनों में से एक पोजीशन पे आप हो, और साथ में आपका 2 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल रेसिडेंस, तो आप बन सकते हो एंजल इन्वेस्टर इफ यू आर एन इंडिविजुअल। सर इफ यू आर ए बॉडी कॉर्पोरेट देन उस केस में 10 करोड़ का नेटवर्थ, 10 करोड़ का अगर आपका नेटवर्थ है एंजल इन्वेस्टर। कोई भी AIF अंडर AIF रेगुलेशन एंड वेंचर कैपिटल फंड अंडर वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन, ये लोग भी बन जाएंगे एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर कौन है? 3 पॉइंट। इंडिविजुअल है तो ये सारी कंडीशन में कवर होने चाहिए।
बॉडी कॉर्पोरेट है तो बस 10 करोड़ के नेटवर्थ के साथ आप एंजल इन्वेस्टर है, और जो भी एआईएफ और वेंचर कैपिटल फंड है ये सब एंजल इन्वेस्टर होते हैं। इंडिविजुअल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इंडिविजुअल का नेट टेंजिबल एसेट शुड बी 2 करोड़ एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ हिज पर्सनल रेसिडेंस, एंड ही शुड बी एनी वन ऑफ दीज: serial entrepreneur, has early stage investment experience, or he was working as a senior personnel for at least 10 years. We are good here. चलो, तो ये बेसिक चीज से शुरू हो गया एंजल इन्वेस्टर। क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? यस, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और कोई भी अपनी कैटेगरी से एंजल फंड में कन्वर्जन कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ सेबी, अगर उसने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट किया नहीं है तो। ठीक है, बेसिक चीज शुरू की हमने, रजिस्ट्रेशन कराना है हमको, और एंजल फंड क्या होता है। ठीक है, फिर हम तीसरी चीज पे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एंजल फंड। वापस सबसे हॉट टॉपिक कि कभी भी एंजल फंड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो प्रोविजन क्या रहेगा? रजिस्ट्रेशन का अगर कभी भी एंजल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, 3 पॉइंट तो कॉमन हमारे वहीं से लिए हमने: बाय इश्यू ऑफ यूनिट्स इन डीमैट फॉर्म, बाय द इश्यू ऑफ प्लेसमेंट मेमोरेंडम और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। एकदम सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं हुई। उसके बाद में इसके पॉइंट्स आए, मिनिमम कॉर्पस। नॉर्मल एआईएफ में 20 करोड़ होता होगा, यहां पे रहेगा 5 CR। मिनिमम इन्वेस्टमेंट नॉर्मल एआईएफ में 1 CR होता होगा, यहां पे रहेगा 25 लाख। कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट बाय स्पॉन्सर और मैनेजर 2.5% ऑफ कॉर्पस और 50 लाख whichever is lower, तो वहां पे 2.5% और 5 करोड़, तो इन्होंने 50 लाख कर दिया whichever is lower। अरे whichever is lower है तो 50 लाख से बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। यस, उसके बाद में आ गए मैक्सिमम इन्वेस्टर, 1000 की जगह क्या हो गए 200। देयर आफ्टर मैक्सिमम टेन्योर 5 years, एंड यहां पे लिस्टिंग इज नॉट एप्लीकेबल। एकदम मस्ती से। चलो देखते हैं ये याद है क्या। सबसे पहले 3 पॉइंट तो सबको याद होंगे। एंजल फंड भी अगर हम इशू कर रहे हैं तो इट विल बी प्लेसमेंट मेमोरेंडम से करेंगे हम लोग, यूनिट्स इशू करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके बाद में आ जाते हैं, मिनिमम कॉर्पस 5 CR, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख, मैक्सिमम इन्वेस्टर 200, कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट 2.5% और 50 लाख whichever is lower। एकदम आराम से देखो, जब हमने इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ पढ़ा था, ऊपर 3 पॉइंट थे और नीचे 4 पॉइंट थे, 20 करोड़, 1 करोड़, 2.5% एंड 1000। यही 4 पॉइंट तो यहां पे लिखना है, लिमिट चेंज करके 5 करोड़, 25 लाख, 2.5% और 50 लाख एंड 200। लाइफ इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर छोटी मोटी चीजें और आ जाएगी कि यहाँ पे लिस्टिंग भी नहीं होती है और मैक्सिमम टेन्योर इज 5 years। लाइफ इज इजी। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बाय एंजल फंड, कि एंजल फंड अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको किस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पे अलग लिमिट्स आ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट, एंजल फंड में इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू रूल्स और रेगुलेशन बाय सेबी एंड आरबीआई। ये तो सेम है सर, वहां पहला पॉइंट था कि आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टू सेबी और आरबीआई का रेगुलेशन, पर वहां पे $1500 मिलियन की लिमिट है। एंजल फंड के लिए सेपरेट ऐसी कोई बात नहीं की है। एंजल फंड में इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई और सेबी। सेकंड पॉइंट, it shall invest in startup except for startup promoter sponsored or related to industrial group with a group turnover of 300 CR। कि कंपल्सरीली एंजल फंड है ना, तो एंजल फंड स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन वो ऐसे स्टार्टअप में कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता विच इज स्पॉन्सर्ड बाय, प्रमोटेड बाय और रिलेटेड टू एन इंडस्ट्रियल ग्रुप विच हैज अ टर्नओवर ऑफ 300 CR। वो स्टार्टअप है ही नहीं, वो नाम के स्टार्टअप है सिर्फ। सही है। उसके बाद में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन एनी स्टार्टअप होगा 25 लाख और मैक्सिमम कर सकते हो आप 10 CR। इसी का परसेंटेज लिमिट भी है। एआईएफ एंजल फंड शेल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 25% ऑफ इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन एनी स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल। जनरली हम नॉर्मल एआईएफ में बात करते हैं तो इन्वेस्टेबल अमाउंट की बात करते हैं, यहां पर ये टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है साहब, टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% आप एक जगह पे नहीं कर सकते। उसके बाद में कहीं पे भी अगर एंजल फंड इन्वेस्ट करेगा तो एंजल फंड पे लॉक इन लगता है ऑफ 1 ईयर। इसके अंदर आप क्या गलती करोगे? आप गलती करोगे, मैं एआईएफ हूं, एआईएफ में जो इन्वेस्ट कर रहा है उस पर 1 ईयर का लॉक इन नहीं, एआईएफ जहां पे इन्वेस्ट कर रहा है एआईएफ के ऊपर 1 ईयर का लॉक इन। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो एआईएफ जहां पे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि स्टार्टअप है ना, 1 साल के लिए तो रुको, एआईएफ पे 1 ईयर का लॉक इन लगा दिया और लास्ट में एआईएफ कभी भी अपने एसोसिएट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सर एंजल नॉर्मल एआईएफ कर सकता है क्या? कर सकता है, सॉरी, एंजल फंड कभी भी अपने एसोसिएट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। नॉर्मल एआईएफ कर सकता है 75% के अप्रूवल के साथ, लेकिन एंजल फंड वाला एआईएफ नहीं कर सकता। ये हो जाते हैं एआईएफ के इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन, एंजल फंड के इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन, एंजल फंड के इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन। क्या क्या एंजल फंड के इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन है? पहला, इंडिया के बाहर कर सकते हो, आरबीआई सेबी का ध्यान रख लेना, किसी भी स्टार्टअप में करो, लेकिन ऐसा स्टार्टअप विच इज स्पॉन्सर्ड, प्रमोटेड, रिलेटेड टू एन इंडस्ट्रियल ग्रुप हैविंग टर्नओवर ऑफ 300 करोड़, इसमें यहाँ पे नहीं करने पे देंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख, 25 लाख और मैक्सिमम 10 करोड़। और
और मैक्सिमम इन वन कंपनी का भी लिमिट आ गया कितना, 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, तो इवेंचुअली एक ही लिमिट हो गई, फिर लॉक इन लग जाता है आपके ऊपर 1 ईयर का, और आप अपने एसोसिएट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर एक छोटा सा टॉपिक आता है रिकॉर्ड्स। एआईएफ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा हर चीज के फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। कि आपने कौन से असेट में इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी कौन सी वैल्यूएशन पॉलिसी जो स्टार्टअप को आपने वैल्यू किया था, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, इन्वेस्टमेंट आपके कंट्रीब्यूशन कितना है, रैशनल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था, ये सब आपको रिकॉर्ड मेंटेन कर रखना है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। एंड दैट इज ऑल अबाउट एंजल फंड। यहां पर एक छोटू सा कंसेप्ट आता है फैमिली कनेक्शन का। फैमिली कनेक्शन के अंदर एंजल फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एंजल फंड कभी भी फैमिली कनेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसका लॉजिक क्या होता है, मैं अगर एक एंजल फंड हूं और मैंने आप 5 लोगों से पैसा लिया है, तो आप 5 लोगों में से किसी का भी रिलेटेड एंटिटी है, स्टार्टअप है, वहां पे एंजल फंड का पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं होगा। तो एंजल फंड किसी भी ऐसे स्टार्टअप में, वेंचर कैपिटल एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता जहां पे उनमें से किसी भी इन्वेस्टर का फैमिली कनेक्शन। वापस बोल रहा हूं, सुनो अच्छे से। एंजल फंड किसी भी ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता जहां पे एंजल फंड के इन्वेस्टर का फैमिली रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या है, बहुत इजी। इफ द इन्वेस्टर इज एन इंडिविजुअल, व्हाट इज फैमिली कनेक्शन? पहले तो प्रोविजन, फैमिली कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। एंजल फंड का जो इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर, अगर वो इंडिविजुअल है तो फैमिली कनेक्शन का मतलब है यही व्यक्ति अगर किसी स्टार्टअप का प्रमोटर है या उसका रिलेटिव किसी स्टार्टअप का प्रमोटर है, यही व्यक्ति या उसका रिलेटिव अगर किसी स्टार्टअप का डायरेक्टर है, यही एंजल इन्वेस्टर या उसका रिलेटिव किसी भी स्टार्टअप में कंट्रोल होल्ड करता है, वोटिंग राइट रखता है 15% और मोर, तो ये माना जाएगा कि वो स्टार्टअप का इसके साथ है फैमिली कनेक्शन, फिर इसका एंजल फंड वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आई रिपीट अगेन, कोई भी एंजल फंड है, उसका एंजल इन्वेस्टर या उसका रिलेटिव अगर प्रमोटर है स्टार्टअप में, एंजल इन्वेस्टर या उसका रिलेटिव अगर डायरेक्टर है स्टार्टअप में, एंजल फंड या उसका रिलेटिव होल्ड करता है 15% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट इन द स्टार्टअप, ये होगा फैमिली कनेक्शन, और ये एंजल फंड यहां पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सर अगर एंजल इन्वेस्टर कंपनी है तो क्या? अगर एंजल इन्वेस्टर बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट अगर उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है कोई सी, या उसके सेम ग्रुप की कंपनी है, या फिर इस एंटिटी के पास में उस एंटिटी के 15% या मोर उससे ज्यादा शेयर्स हैं, तो वो वहां पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। तो अगर इंडिविजुअल है तो प्रमोटर डायरेक्टर 15% का शेयर, और अगर कंपनी है तो होल्डिंग सब्सिडरी सेम ग्रुप कंपनी या फिर 15% का शेयर है, तो वो गए हमारी फैमिली कनेक्शन वाली एंटिटी, वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अरे आप एंजल हो, आप स्टार्टअप्स को पुश करने के लिए अपने पहचान वालों को, आप क्या, आप तो करण जोहर हुए, फिर आप क्या कर रहे हो? अच्छा, फिर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर ओनली वही, यू आर अपलिफ्टिंग द अपलिफ्टेड। तो वो नहीं, ऐसे स्टार्टअप में करो जहां पे आप लोग कनेक्टेड नहीं हो, तो वो जेन्युइन स्टार्टअप्स हैं। दैट मेक सेंस, दैट मेक सेंस। ये है फैमिली कनेक्शन। जहां पे फैमिली कनेक्शन है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एंजल फंड वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर किसी भी तरह से फैमिली कनेक्शन है तो एंजल फंड यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लाइफ इज ईजी। इसके बाद में आपको बिना सांस लेने का समय दिए मैं लिए चलता हूं आपको स्पेशल सिचुएशन फंड। स्पेशल सिचुएशन फंड रिसेंटली ऐड हुआ है। एंजल फंड तो बहुत पहले आ चुका था, भले वो चैप्टर 3A है, भले वो एआईएफ रेगुलेशन बनने के बाद आया, बट फिर भी बहुत पहले आ गया था। स्पेशल सिचुएशन फंड अभी आया तो उसकी प्रोविजन लिमिटेड है। स्पेशल सिचुएशन फंड चैप्टर 3B ऑफ एआईएफ रेगुलेशन, इसमें सबसे पहले टॉपिक ये पढ़ना होता है कि स्पेशल सिचुएशन फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है। जैसे एंजल फंड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशल सिचुएशन फंड स्पेशल सिचुएशन असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कोई ऐसा असेट जो अभी बहुत ही स्पेशल सिचुएशन में, अभी डूब रहा है, अभी स्ट्रेस्ड है, अभी लोन रिपे नहीं कर पा रहा है, बट उसमें हमें वैल्यू दिखता है, हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। तो स्पेशल सिचुएशन फंड इन्वेस्ट इन स्पेशल सिचुएशन असेट्स। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस्ड लोन। कोई भी ऐसा लोन है जो कि स्ट्रेस्ड है, आप उस लोन को खरीद लेते हो, यू बिकम क्रेडिटर, ताकि बाद में आप कंट्रोल ले सको या उनका सीआरपी करवा सको, तो आप स्ट्रेस्ड लोन में इन्वेस्ट करते हो। या फिर यू इवन इन्वेस्ट इनटू सिक्योरिटी रिसीट्स बाय एआरसी, तो आप स्ट्रेस्ड लोन में इन्वेस्ट करते हो या एसेट रिकंस्ट्रक्शन यानी कि सिक्योरिटी रिसीट में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, पहले 2 ऑप्शन। या फिर आप किसी ऐसी इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसके अंदर स्ट्रेस लोन है या जिसके अंदर सिक्योरिटी रिसीट एआरसी ने ऑलरेडी इशू कर दी है। आई रिपीट अगेन, या तो आप इन्वेस्ट करते हो स्ट्रेस लोन में डायरेक्टली क्रेडिटर बन जाते हो, या फिर आप सिक्योरिटी रिसीट ऑफ एआरसी लेके इनडायरेक्ट क्रेडिटर बन जाते हो। तो यहां पे आप अपना एंजॉय करना चाहते हो, मतलब आप यू आर डायरेक्टली गेटिंग द बेनिफिट। आप ऐसा एसेट ले रहे हो जो कि स्ट्रेस्ड एसेट है या फिर सिक्योरिटी रिसीट ऑफ एआरसी, ये हो गया। दूसरा, आप डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसके असेट्स स्ट्रेस्ड है, जिसके यहाँ पे लोन है स्ट्रेस्ड, या फिर जिनके अगेंस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स हैव बीन इशूड। वीडियोकॉन, मैं एक स्पेशल सिचुएशन फंड हूं,
मैं वीडियोकॉन के क्रेडिटर्स से उनका लोन खरीद लूं, ये भी एक ऑप्शन है। मैं वीडियोकॉन के क्रेडिटर से उनका लोन खरीद लूं, ये भी एक ऑप्शन है। या मैं वीडियोकॉन के शेयर होल्डर्स से उनके शेयर्स खरीद लूं जहां पे ऐसे स्ट्रेस लोन है, ये भी एक ऑप्शन है। जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो आप कर सकते हो। तो यू कैन ईदर डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्ट्रेस लोन या कैन इन्वेस्ट इनटू इन्वेस्टी कंपनी विच हैज स्ट्रेस लोन। You can directly invest into security received by ARC or you can invest into investing company which have issued security received by ARC. Next is कोई भी ऐसी इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो which is undergoing CIRP, जिसके which is subject to CIRP. And last is जो भी ऐसी एंटिटी जो अभी तक यहाँ पे पहुंची नहीं है बट पहुंचने वाली है, which have default. They have disclosed their default and the default is for at least 90 days. Now very soon stress loan, security receipt या CIRP आने ही वाला है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिन्होंने अपना डिफॉल्ट डिस्क्लोज किया, उनका डिफॉल्ट एटलीस्ट 90 कैलेंडर डेज के लिए है, यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ईजी टू रिमेंबर है। एक स्पेशल सिचुएशन फंड कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? एक स्पेशल सिचुएशन फंड इन्वेस्ट कर सकता है ओनली इन स्पेशल सिचुएशन असेट। व्हाट आर स्पेशल सिचुएशन असेट? फर्स्ट, एनी स्ट्रेस लोन। सेकेंड, एनी सिक्योरिटी रिसीट इशूड बाय ARC। थर्ड, any investee company का securities of an investee company which has secured asset, which has against which security receipts have been issued by ARC, which is subject to CIRP or which has announced their default and the default is there for at least 90 calendar days. यहां पे जो इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं स्पेशल सिचुएशन असेट। चलो उसके बाद में इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल सिचुएशन असेट। जब वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो क्या चीज का ध्यान रखना है? मिनिमम कॉर्पसेस ये AIF की भी तोप AIF है, छोटा मोटा नहीं समझने का कि हमको 1 करोड़ और स्पेशल। ये अक्वायर करते हैं स्ट्रेस्ड, पर स्ट्रेस्ड अक्वायर करने के लिए पैसा बहुत चाहिए, तो इनका मिनिमम कॉर्पस है 100 CR, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 10 CR। लेकिन हमारे अक्रेडिटेड इन्वेस्टर उनके लिए चेंज कर देंगे, और जो भी हमारे एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ स्पेशल सिचुएशन फंड और एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ मैनेजर ऑफ स्पेशल सिचुएशन है उनके लिए भी चेंज कर देंगे। तो नॉर्मली तो 10 करोड़ का रखा गया है कि आपका 10 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे अक्रेडिटेड इन्वेस्टर के लिए भी चेंज कर देंगे, और एम्प्लॉयज हमारे जो हैं, डायरेक्टर हमारे जो हैं, या फिर हमारे मैनेजर के जो एम्प्लॉयज डायरेक्टर हैं उनके लिए भी हम लिमिट को चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट लिमिट पहले याद रखनी है 100 CR एंड 10 CR, विच इज नॉर्मली 20 CR एंड 1 CR। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बाय स्पेशल सिचुएशन फंड। एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि स्पेशल सिचुएशन फंड इन्वेस्टमेंट करेगा, बाकी सब ठीक है, लेकिन स्पेशल सिचुएशन फंड अपने एसोसिएट में या कोई भी ऐसे AIF के अंदर जहां पे उनके स्पॉन्सर और मैनेजर ही स्पॉन्सर मैनेजर हैं, या फिर हमारे स्पॉन्सर मैनेजर के एसोसिएट स्पॉन्सर मैनेजर यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तीनों को कंपेयर करते हैं फटाफट से क्विकली। यहां पे AIF रेगुलेशन पूरा ही खत्म हो जाता है। तीनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ऐसा समझो, सबसे पहले रेगुलर AIF के प्रोविजन में लिखा है, नॉर्मली AIF का प्रोविजन कहता है कि अगर आप कभी भी AIF अपने एसोसिएट में इन्वेस्ट करना चाहता है, या कोई भी ऐसे AIF में जहां पे हमारे स्पॉन्सर मैनेजर ही स्पॉन्सर मैनेजर है, या फिर कोई भी ऐसे AIF में जहां पे हमारे स्पॉन्सर मैनेजर के एसोसिएट स्पॉन्सर मैनेजर हैं, तो वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ यूनिट होल्डर बाय 75%। बिल्कुल ठीक है। फिर आते हैं एंजल फंड, वो कहता है आप एसोसिएट में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, बात करता हूं। फिर आते हैं स्पेशल सिचुएशन फंड, एसोसिएट में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा AIF जहां पे कॉमन प्रमोटर मैनेजर है नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा AIF जहां पे आपके प्रमोटर मैनेजर के एसोसिएट्स प्रमोटर मैनेजर है, वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डिबार्ड, वेरी इजी टू रिमेंबर। और इसके साथ में हम अगर देखते हैं तो हमारा ये जो AIF वाला पूरा चंक है, ये पूरा का पूरा चंक हो चुका है AIF रेगुलेशन का। और ये है कि इससे कठिन CS प्रोफेशनल फंडिंग में कुछ हो ही नहीं सकता। सब इजी अगर ये है तो, और ये बैठ जाता है तो फिर बड़ी बात क्या, फिर क्या फोड़ेगा हमको। जबरदस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई भी इन्वेस्टमेंट इन AIF, इन्वेस्टमेंट बाय AIF, आपने पॉइंट लिख दिया, पेपर चेक कर दीवाना हो जाएगा, अरे गजब, ये 10, 25 सब चीजें परफेक्ट चल रही है। 110 पर डिस्क्रेशन ही नहीं है मार्क्स कट करने का, इतना जबरदस्त स्कोप है यहाँ पे, माय गुडनेस। तभी तो ओल्ड सिलेबस फंडिंग के अंदर पीपल यूज्ड टू स्कोर 80-85 मार्क्स। यार कैसे थ्योरी के अंदर 80-85 ले आते हो? 80-85 तभी ला सकते हैं जब अपन एक लिमिट में स्पॉट ऑन चल रहे हैं। तो वहां पर हम ऐसा आंसर लिखते हैं कि पेपर सर्विस ने याद कैसे किया होगा ये सब। जबरदस्त। आर वी गेटिंग अ फेयर? और इतना कठिन भी नहीं है। की इज स्टेप 1 बहुत अच्छे से समझ लिया, स्टेप 2 उसको समराइज कर लिया, स्टेप 3 उस समराइज वर्जन को बार बार रिवाइज किया। मस्ती से हो सकता है। चलो अब हम लोग आते हैं, कुछ भी फुद्दू टॉपिक्स बचते हैं हमारे इसमें। सेबी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रेगुलेशन 2000, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कंडीशन फोकस है, और फिर ये छोटे मोटे अदर कंसेप्ट पे आते हैं। चलो 66.67% इन्वेस्ट करेंगे हम इन अनलिस्टेड, कहां गया है ये रहा,
वेंचर कैपिटल, सबसे पहले चलो बता देता हूं क्या होता है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर है और वो इंडिया में वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट करना चाहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर है और इंडिया में वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको पहले सेबी के पास लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है अंडर सेबी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रेगुलेशन 2000। उस व्यक्ति को कहते हैं फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। तो कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहता है वो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर की तरह रजिस्ट्रेशन लेता है और इंडिया में आ सकता है। अब अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन लिया है एज फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर तो उसको इस लिमिट को इंश्योर करना पड़ेगा। लिमिट कहती है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का कम से कम 66.67, 2/3 याद रखने के लिए, कम से कम 66.67% इन्वेस्ट होना चाहिए इन अनलिस्टेड इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। अनलिस्टेड इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। और मैं बताऊं यहां तक कि इसके अलावा आप किसी भी ऐसी इन्वेस्टी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पे हमारा जो हमने कैटेगरी 1 का वेंचर कैपिटल फंड पढ़ा है, कैटेगरी 1 का सब कैटेगरी 1, वो जहां जहां इन्वेस्ट करता है वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। So where you can invest is you can invest into unlisted equity or equity linked instrument of any venture capital taking और any entity जहां पे हमारा फर्स्ट वाला इन्वेस्ट करता है। वैसा भी छोड़ो, हम यहां पर आते हैं सिंपल, हमारे लिए इजी है। मिनिमम 66.67, 2/3 has to be invested into unlisted equity or equity linked instrument of a venture capital undertaking। कम से कम हमें 66.67 तो यही करना है। सर बचा हुआ कहाँ कर सकते हैं? रिमेनिंग आपका है जिसे कह सकते हैं नॉट मोर देन 33.33 यू कैन इन्वेस्ट इनटू IPO of venture capital undertaking or investing company which is proposed to be listed, IPO. Second, debt of a venture capital undertaking wherein you have already invested into its equity. And third, you can even invest into preferential issue of a listed entity but they'll be subject to a lock-in. हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन आती है। पहला आता है IPO में कर सकते हो या फिर जो प्रपोज टू बी इशू है उसमें भी कर सकते हो। दूसरा आता है कि आप डेट में कर सकते हो बट ऐसे के डेट में कर सकते हो जैसे आपने इक्विटी ऑलरेडी ले रखा है। तीसरा प्रेफरेंशियल इशू भी ले सकते हो बट वहां पे 1 ईयर का लॉक इन आएगा। तो हर एक में एक एक कंडीशन है, IPO, डेट, प्रेफरेंशियल इशू या फिर कोई भी ऐसा स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसमें आपको इनडायरेक्टली इन तीनों में से कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे भी अलाउड है। ये है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। सुपर ईजी, सुपर डुपर ईजी। और इसको अगर पढ़ने के बाद हम जाएंगे तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ये जो एग्जीक्यूटिव का टॉपिक था वो वापस आ जाता है यहाँ पे हमारे साथ में। जी, सीड फंडिंग, प्राइवेट इक्विटी एक्सेट्रा। सीड फंडिंग हमें ध्यान रखना है, जनरल टॉपिक ही ले डूबते हैं। एग्जाम में आ गया व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट कंडीशंस इन एन EIF, मजेदार तरीके यूनिट्स, डीमैट, प्राइवेट प्लेसमेंट, इंडिया के बाहर से 20 करोड़, 1000, 1 करोड़, 2.5% सब लिख रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर प्लेसमेंट मेमोरेंडम, गुड प्रोविजन, ऑल गुड इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टर टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझ में आ रहा है? हमें जनरल क्वेश्चन ले डूबते हैं क्योंकि अगर वो किसको, जिसने मेहनत की अच्छे से, जिसने बहुत अच्छे से मेहनत की उसको जनरल क्वेश्चन ले डूबते हैं। तो हमें जनरल क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है एकदम अच्छे से। जनरल क्वेश्चन आ गया लीड फंडिंग। अब प्लेसमेंट मेमोरेंडम पे अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको ये सब लिखना है। फीस भी होना चाहिए आपको, डिस्क्रिशनरी एक्शन भी आपका होना चाहिए, उसके बाद में आपका की रिस्क मेजर जो भी होते हैं, लिक्विडिटी के मेजर्स सब आपको लिखने होंगे और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टर के रिलेवेंट है वो भी लिख दो। ऐसा सीड फंडिंग। सीड फंडिंग के अंदर हमने पढ़ लिया कि सीड फंडिंग को लेके क्या क्या पॉइंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ये सीड का वर्ड ही आया क्योंकि इनिशियल कैपिटल होता है, तो सीड फंडिंग मींस रेजिंग ऑफ इनिशियल कैपिटल। उसके बाद में आ गया यहाँ पे जनरली पैसे का सोर्स क्या होता है, फाउंडर का पैसा, फाउंडर के पर्सनल असेट, फ्रेंड्स, फैमिली या इवन अदर इन्वेस्टर। उसके बाद में स्मॉल, जनरली यहाँ पे जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है स्मॉल। यहाँ पे जो इन्वेस्ट करता है वो क्या अपेक्षा रखता है, इक्विटी की। उसके बाद में दिस इज जनरली वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट क्योंकि हो सकता है ना कि वो कभी बने ही नहीं बड़ी कंपनी, तो एक बहुत बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट, इट इज कवर्ड द प्रोविजन ऑफ एंजल फंडिंग। एंजल फंडिंग के अंदर आता है हमारा सीड फंडिंग। एंजल फंडिंग जनरली सीड फंडिंग के लिए पैसा देता है, ऐसा इनका मानना है। वेरी इजी याद रखने के लिए क्या हो गया, सबसे पहले सीड मतलब इनिशियल कैपिटल के लिए पैसा हो रहा है। प्रमोटर के फ्रेंड्स, फैमिली, प्रमोटर के पर्सनल असेट या फिर अदर इन्वेस्टर दे सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है और एंजल फंडिंग का एक टाइप हो गया। इजी पॉइंट्स। फिर आते हैं हमारे प्राइवेट इक्विटी पे। प्राइवेट इक्विटी में एकदम धुआंधार तरीके से उन्होंने कह दिया, हमने कुछ पॉइंट्स बना लिए, समझने के लिए इजी होगा। प्राइवेट इक्विटी रिफर्स टू वो इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं या तो उन कंपनीज में जो कि पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है या फिर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज देन इंटेंशन टू मेक देम प्राइवेट। ठीक है सर। उसके बाद में ये अजीब सा ही पॉइंट है, वी इन्वेस्ट इन इलिक्विड एसेट अनलाइक म्यूचुअल फंड, वी इन्वेस्ट इन इलिक्विड एसेट। थर्ड, इन्वेस्टर्स आर जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं हु कैन कमिट लार्ज सम ऑफ मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये इजी पॉइंट्स हो गए प्राइवेट इक्विटी के सारे। फिर आता है हमारा कि प्राइवेट इक्विटी के 3 टाइप्स। अब अच्छे से, लेवरेज बाय आउट,
वेंचर कैपिटल एंड ग्रोथ कैपिटल। चलो देखेंगे नहीं, लेवरेज बायआउट, वेंचर कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल। मुझे पहले बता दो कि किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। लेवरेज बायआउट, मैच्योर कंपनी, कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज। वेंचर कैपिटल, लेस मैच्योर कंपनीज। एंड ग्रोथ कैपिटल, कंपनी विच आर लुकिंग फॉर एक्सपांशन, ग्रोथ, रीस्ट्रक्चरिंग, वैसा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है, तो लेवरेज के अंदर यू यूज लेवरेज एंड यू ट्राई टू एक्वायर द एंटायर कंपनी। सेकंड, वेंचर कैपिटल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रोथ कैपिटल में यू जस्ट गेट माइनॉरिटी स्टेक एंड देयर इज नो चेंज ऑफ कंट्रोल। लेवरेज बायआउट, कंपनी मैच्योर होती है, जनरली ऑपरेटिंग कैश फ्लो रखती है, लेवरेज यूज किया जाता है टू फाइनेंस द एक्विजिशन। फिर आगे वेंचर कैपिटल, बस लेस मैच्योर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि वेंचर कैपिटल पे आगे उन्होंने ज्ञान दिया है। उसके बाद में ग्रोथ कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल जो कंपनी ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए पैसा चाहिए, उसे कहते हैं ग्रोथ कैपिटल। लाइक स्विगी, उसको भी ग्रोथ कैपिटल चाहिए, एक्सपांशन, रीस्ट्रक्चरिंग, अक्वायर कर लेंगे और छोटी मोटी कंपनी को अक्वायर कर लेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। स्विगी जैसे बाइजूस, ग्रोथ कैपिटल के स्टेब्लिश हो गया, अब वो कोई स्टार्टअप एकदम छोटा नहीं है और पर कंट्रोल भी नहीं छोड़ना। तो बाइजूस रेस कर रहा है पैसा लोगों से, 5%, 1% कंट्रोल दे रहा है, 20% कंट्रोल दे रहा है, कंट्रोल उनको अपने पास ही रखना है। तो इन्वेस्टर ओनली मेक्स माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट और इस कंपनी को पैसा मिलता है ताकि वो ग्रोथ कर पाए, एक्सपांशन कर पाए, रीस्ट्रक्चरिंग कर पाए। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब एक्विजिशन कर पाए, एकदम ईजी। इसके बाद में उनका एक टॉपिक आता है वेंचर कैपिटल, और एक्चुअली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? इट्स जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एट एन अर्ली स्टेज। स्टार्टअप में जब हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इसका पोटेंशियल बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न का है। इक्विटी इन्वेस्ट, दूसरा कलर लेते हैं, इक्विटी इन्वेस्ट, सारे कलर यूज कर लिया मैंने, कोई कलर दो मेरे को। हाँ, ये गंदा कलर ले लेता हूँ, इधर आओ। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होता है जनरली अर्ली स्टेज पे होता है, प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, इनका पोटेंशियल है वो मैंने कट कर दिया नीचे, रेट ऑफ रिटर्न का बहुत जबरदस्त पोटेंशियल होता है। तो आप अर्ली स्टेज वेंचर, अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हो, रेट ऑफ रिटर्न का पोटेंशियल बहुत ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि अभी अर्ली स्टेज पे हो। जैसे कि फ्लिपकार्ट के इनिशियल 2 साल में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बाइजूस तो खैर आप कुछ कह नहीं सकते, पेटीएम को कह नहीं सकते हम लोग, पर तब पता नहीं होता ना ये लोग क्या होगा। जो इनिशियल स्टेज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, दे हैव, मतलब उनका मल्टीफोल्ड हो गया पैसा। इन्फो एज, उसका पैसा मल्टीफोल्ड हुआ जोमेटो में। तो इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट किया तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा है, पर रिस्क भी रहता है। ये होगा हमारे वेंचर कैपिटल। जनरली वेंचर कैपिटल फर्म लुक फॉर अ रिटर्न ऑफ 5 to 10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, कि हमारा जो पैसा लगा उसे 5 से 10 गुना तो चाहिए ही ना, तो नॉर्मल रिटर्न है, बहुत अच्छी बात है। आप लो एफडी में 6% का। फिर आता है स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पे रिलेवेंट है। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग एंड लेटर स्टेज फाइनेंसिंग, अच्छे समझना। तो उन्होंने कहा कि स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग एंड लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में 3 है, मुझे बता सकते हो कि क्या है? पहला सीड कैपिटल, दूसरा स्टार्टअप, और तीसरा सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग उन्होंने 3 तरह से डिवाइड किया कि अर्ली स्टेज में या तो एकदम ही अर्ली है, सीड स्टेज है, ठीक है, सीड स्टेज इज सुपर रिस्की बट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इज लो। फिर आगे आपका स्टार्टअप, अब यू हैव स्टार्टेड अप, अब आपका मतलब सीड के अंदर आपका डेवलपमेंट वगैरह ग्रोथ चल रहा है, एकदम इनिशियल R&D का पैसा चाहिए आपको, तो अभी कंपैरेटिवली पैसा लिमिटेड चाहिए बट यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। फिर आगे आपका स्टार्टअप, प्रोडक्ट रेडी है पर अब मार्केट रीच के लिए पैसा चाहिए हमको, थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा चाहिए होता है। फिर आता है सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग, हमारा प्रोडक्ट भी रेडी है, प्रोडक्ट थोड़े बहुत मार्केट में टेस्टेड एंड ट्रायल भी हो चुका है, अब हमें इसको पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में भेजना है, तो उसके लिए हम सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग करते हैं। ये अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के ही तीनों राउंड है। अर्ली स्टेज में हो गया पहला सीड, एकदम R&D इनिशियल लेवल, स्टार्टअप, अब प्रोडक्ट बन चुका है, प्रोडक्ट को धीरे धीरे अच्छे से लॉन्च करना है, और फिर सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग के प्रोडक्ट लॉन्च भी हो चुका है, लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया और हमें इसको पूरे दुनिया में, पूरे देश में पहचाना है, तो वो हो गया सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग। पर ये सब अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के टाइप है। फिर आता है लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। लेटर स्टेज फाइनेंसिंग का पहला ही आपका आएगा डेवलपमेंटल कैपिटल, एक्सपांशन फाइनेंस, सिमिलर लगते हैं। डेवलपमेंटल कैपिटल कहता है कि आपको अब अपना फैक्ट्री, वेयरहाउस दूसरे स्टेट में जाना है, डेवलप करना है। एक्सपांशन मतलब हमारा एक वेयरहाउस से काम नहीं हो रहा है, उस वेयरहाउस की कैपेसिटी बढ़ानी है, एक फैक्ट्री की जगह 5 फैक्ट्री करनी है, एक्सपांशन कैपिटल। लेटर स्टेज फाइनेंसिंग में डेवलपमेंटल कैपिटल एंड एक्सपांशन कैपिटल। फिर आता है बायआउट, कि जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है वो बायआउट ही कर रहा है। बायआउट 2 टाइप का हो सकता है, मैनेजमेंट बाय इन एंड मैनेजमेंट बायआउट। अगर हम एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के साथ में ही जा रहे हैं, उन्हीं को एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के साथ में जा रहे हैं, और एक हम बाहर से मैनेजमेंट लेकर आ रहे हैं, तो मैनेजमेंट बाय इन, मैनेजमेंट बायआउट। फिर आता है रिप्लेसमेंट कैपिटल। रिप्लेसमेंट कैपिटल एक ऐसा कंसेप्ट है कि मैं ओनर हूं, मेरे पास इस कंपनी का 80% शेयर्स है, पर अब मुझे पैसों की जरूरत है, कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे कुछ पर्सनल रीजन है, तो मैं मेरी शेयर का 10% बेचना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड ले लो। रिप्लेसमेंट कैपिटल, इधर कंपनी की नीड नहीं है, इधर मैं मेरी नीड के लिए पैसा बेच रहा हूं, रिप्लेसमेंट कैपिटल। और लास्ट आता है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का भी गेम ही अलग है। अगर हमें लगता है कि कोई एकदम सिक कंपनी है, हम पूरा
कंट्रोल लेके और वहाँ पे अपने कुछ लोगों को अपॉइंट करके पूरा टर्न अराउंड करने की ताकत रखते हैं। ये एक और लेटर स्टेज फाइनेंसिंग हो सकती है, व्हेन अ कंपनी इज नॉट डूइंग वेल या लोन रीपे नहीं कर पा रही है। तो लेटर स्टेज फाइनेंसिंग याद रखना, यहाँ पे नाम भी याद रखने, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के 3 नाम, लेटर स्टेज फाइनेंसिंग के पहले 2 नाम, डेवलपमेंटल कैपिटल एंड एक्सपांशन फाइनेंस, उसके बाद में बाय आउट, और उसके बाद में 2 नाम रिप्लेसमेंट कैपिटल, लास्ट इज टर्न अराउंड। और यहां पे 3 नाम में हो जाएगा आपका सीड कैपिटल या R&D कह सकते हो, सेकेंड इज स्टार्टअप एंड लास्ट इज सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग। ऐसा इनमें नाम भी हमको याद रखने हैं, और आई थिंक ये तो कंपैरेटिवली इजियर पार्ट है। अगर AIF रेगुलेशन किसी का हो गया तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा है। और इसके साथ में आपका पूरा का पूरा कह सकते हो कि AIF जो आपका considered to be one of the tough chapter है, वो यहाँ पे हो जाता है खत्म। The key is very simple, you guys can kill it from this chapter in the examination. The key is very simple. Level 1 understanding बहुत अच्छे से करनी है, Level 2 उसके बाद में हमें उसको summarize अच्छे से करना है, then उसका revision करते जाना है। अगर आपने ऐसा भी करा तो you'll be able to kill it. Self study के दौरान आप बार बार summary से पढ़ो, और 1-2 बार कभी भी बीच में पूरे लाइन बाय लाइन रीड कर लो। 1-2 बार लाइन बाय लाइन रीड करने से आपके और रूट स्ट्रांग हो जाती है। क्लास में तो हमने लाइन बाय लाइन रीड किया, पर एक बार वापस सेल्फ स्टडी में भी लाइन बाय लाइन रीड करने से रूट स्ट्रांग हो जाती है, और फिर जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको धर रिवाइज करते रहो, एंड एग्जाम में यू विल बी एबल टू किल इट। एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। वी वर एबल टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर नंबर 11। चलो यार, व्हाट यू कैन Thank you so much, Yara. You guys can have a small break, early break today, and thereafter we'll talk about something else. चलो खिलो कूद ऐश करो, फटाफट से खा पी के आ जाओ।